गुड मॉर्निंग कोहिनूर, मैं हूँ आपकी होस्ट शीरम सफदर। खूबसूरत दिन का आगाज हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप सबका ये दिन बहुत अच्छे से गुजरे। नाजरीन, एक बड़ी खूबसूरत सी बात है कि अगर लोग तुमसे मुतासिर होते हैं, इम्प्रेस होते हैं, आपको देख के फॉलो करते हैं, तो तकब्बुर मत करो, क्योंकि इसमें तुम्हारा कोई कमाल नहीं है। अल्लाह ने तुम्हारे ऐबों को छुपा के तुम्हें लोगों में मुअज़्ज़ज़ बना रखा है। हमें तमाम लोगों में ऐब होते हैं, कुछ लोगों के ऐब जाहिर हो जाते हैं, कुछ लोगों के ऐब जाहिर नहीं होते। अगर आपके जो ऐब है वो जाहिर नहीं हो रहे लोगों में, सोसाइटी में, मुआशरे में, तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। इसमें आपका कोई कमाल नहीं है। इसमें ये कमाल है कि अगर लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, लोग आपसे इंप्रेस हैं, लोग आपसे बात करना चाहते हैं या आपसे कुछ सीखते हैं, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने आपको मुअज़्ज़ज़ बना रखा है इन लोगों में जिनके ऐब तो आया है, लेकिन आपके ऐब जो है छुपा रखे हैं। तो काइंडली तकब्बुर मत कीजिए, हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। और अल्लाह को शुक्र अदा करने वाले लोग बड़े पसंद है। अल्लाह नवाज देता है आपको डबल ट्रिपल, इससे भी ज्यादा, जितना उसका दिल चाहे वो आपको उससे ज्यादा नवाज देता है अगर आप शुक्रगुजारी करते हैं। तो शुक्र कीजिए, और अल्लाह ने अगर इज्जत दी है तो कोशिश कीजिए कि लोगों में भी इज्जत बांटें, लोगों का भी हाल रखिए, लोगों को लिए आसानियां पैदा कीजिए। अगर आप आसानियां पैदा करेंगे तो अल्लाह ताला भी आपके लिए आसानियां पैदा करेंगे। आज की अगर बात की जाए, हम डेली अपने शो में स्टार्ट में कोरोना वायरस से रिलेटेड बात करते हैं, क्योंकि बात करना बहुत ज़रूरी है। उसकी रीज़न क्या होती है? उसकी रीज़न ये है कि हम डेली देखते हैं कि किस तरह से केसेस ज़्यादा हो रहे हैं। हमें लग रहा था कि 2 मंथ्स 3 मंथ्स मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, हमें लग रहा था शायद ये जो केसेस हैं वो कम होंगे वक्त के साथ साथ, लेकिन कुछ उल्टा हुआ पाकिस्तान में कि केसेस जो हैं वो ज़्यादा होना शुरू हो गए। जब लोगों को अवेयरनेस ज़्यादा आई, जब लोगों को ज़्यादा हमने बता दिया, जब लोगों को हमने ज़्यादा ये बता दिया कि मास्क का इस्तेमाल करना है, डिस्टेंस रखना है, आपने हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है, ये साबुन का इस्तेमाल करना है, उस वक्त जब सारी अवेयरनेस आपको दे दी गई थी, आपको बार बार बता दिया गया था, सड़कों पे भी लोग खड़े थे आपको अवेयरनेस देने के लिए, सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, आपके फोन व्हाट्सएप पे भी लोग ग्रुप्स में आपके साथ शेयर कर रहे थे कि किस तरह से आपने जो है खुद को भी बचाना है और अपने प्यारों को भी महफूज बनाना है। लेकिन उसके बावजूद कुछ उल्टा हुआ कि केसेस ज्यादा हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि हमने लापरवाही की। हमें लगा कि ईद की खुशियां आई हैं, वक्त गुजर रहा है, तो शायद कोरोना खत्म हो रहा है, जबकि कोरोना खत्म नहीं हो रहा था। हमने एहतियात करना बंद कर दी थी। खैर, इस बारे में भी आज बात करेंगे। और इस सिचुएशन में हमारे आर्टिस्ट कैसे सरवाइव कर रहे हैं, क्योंकि मैं हमेशा बात करती हूँ कि हमारे आर्टिस्ट अब ऑनलाइन बैठ के एक्टिंग तो नहीं कर सकते ना, उनको काम चाहिए। अगर उनका सेट है या लोकेशन है जहाँ पे वो एक्ट करेंगे, वहां पे एक प्रॉपर टीम होती है ना। आपका स्पोर्ट बॉय होता है, आपका डायरेक्टर है, आपके एसोसिएट्स हैं, और भी बहुत से बेशुमार लोग होते हैं जिनके साथ आप मिलके काम करते हैं। अगर आप लोग वो लोग इकट्ठे नहीं होंगे तो काम नहीं होगा। अगर काम नहीं होगा तो बहुत से आर्टिस्ट जो जूनियर हैं अभी, या छोटे रोल कर रहे हैं, या उसके अलावा हमारे स्पोर्ट बॉय हैं जो लाइट मैन है, वो बहुत से लोग मुंसलिक होते हैं ना, एक शूट में, एक ड्रामे में, एक फिल्म में। तो उन लोगों का क्या होगा? उनके घर के चूल्हे कैसे जलेंगे? उनके बारे में कौन बात करेगा? उस बारे में भी आज हम बात करेंगे। इसके अलावा बिजनेस की क्या सूरत हाल है, क्योंकि कोरोना ना सिर्फ पाकिस्तान में आया है, पाकिस्तान के अलावा बहुत से ममालिक में ये आ चुका है। बहुत से बिजनेस कोलैप्स कर चुके हैं, बहुत से बिजनेस जो है वो डाउन चले गए हैं। लेकिन इस सूरत हाल में हमें क्या करना है, किस तरह से हमने सब्र का मुजाहिरा करना है, किस तरह से हमने इर्द गिर्द के लोगों को, बहन भाइयों को साथ लेके चलना है, इस बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा हम सिंगर्स हमारे क्या काम कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर हमारे सिंगर्स इवेंट्स में गाते हुए नजर आते हैं, कुछ खुशियां हो तो नजर आते हैं। लेकिन अगर कोरोना आ गया है तो हमारे तो इवेंट्स ही नहीं हो रहे, ना शादियां हो रही हैं, ना कोई गेट टुगेदर हो रही है, ना कोई बर्थडेज हो रही हैं। तो खैर, हमारे सिंगर्स क्या कर रहे हैं आजकल, उस बारे में भी बात करेंगे। हमारी यूथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आज हमारे एक गेस्ट, उनसे बात करेंगे। कोरोना को लेके कौन सी नई स्ट्रैटेजीज बनाई जा रही है, SOPs पे कैसे अमल करवाया जाएगा, इस तमाम चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे। आज मेरे साथ मेरे बड़े प्यारे मेहमान आसफ सहराई मौजूद है। सीनियर आर्टिस्ट हैं, बेशुमार फिल्म्स में काम कर चुके हैं और ड्रामों में काम किया है। बेशुमार इनके आपने शोज देखे होंगे जिनमें डिफरेंट गेटअप्स के साथ भी आपने इन्हें देखा होगा। वेलकम टू द शो सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का एहसान है। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके कीमती वक्त का। और इनके साथ हमारे बड़े प्यारे मेहमान मौजूद हैं जी। पाकिस्तानी है लेकिन ज्यादा वक्त इन्होंने जापान में गुजारा, एक बड़े जबरदस्त बिजनेसमैन है, इसके अलावा सोशल वर्कर भी हैं। क्योंकि जैसे ही कोरोना आया, इन्होंने अपनी एक बड़ी जबरदस्त, इनके पास एक वैन है
जो काफी फेमस बयान है पाकिस्तान में, इनको आपने देखा होगा सड़कों पे लोगों को मास्क डिस्ट्रीब्यूट करते हुए, हैंड सैनिटाइजर देते हुए, ग्लव्स देते हुए कि आप लोगों ने कैसे इसका इस्तेमाल करना है और कैसे कोरोना से बचना है। मेरे साथ आज बड़े प्यारे मेहमान मोहम्मद अकरम उर्फ पप्पू मौजूद है। वेलकम टू द शो सर, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक इरम जी, बहुत ज्यादा शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया जी, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ एक एजुकेशनिस्ट भी हैं और पीटीआई के रहनुमा भी हैं, हाफिज मोहम्मद अकरम। खुशामदीद जनाब, कैसे हैं आप? अल्लाह का बहुत ही करम, शुक्र है अल्लाह पाक का जी। मैं केएम न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया आज। बहुत शुक्रिया आपका, आपके कीमती वक्त का। और हमारे बड़े जबरदस्त सिंगर आज हमारे साथ मौजूद हैं। मैं वेलकम करना चाहूंगी फैसल कुमार अनायत कोटिया का। खुशामदीद जनाब, आप कैसे हैं? जी शुक्र है अल्लाह का। अब खैरियत से जी हैं? शुक्र है अल्लाह का, आप सुनाए ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और हमने आगाज़ किया था जनाब कि तकब्बुर नहीं होना चाहिए आपके दरमियान में, अगर अल्लाह ने आपको इज़्ज़त दे दी तो। सर मैं चाहूँगी कि आप इस पे ज़रूर बात कीजिए, क्योंकि हम थोड़े से फेमस हो जाते हैं, चाहे आप शोबिस से रिलेटेड हैं या नहीं हैं, आप कोई सियासतदान हैं या नहीं हैं, या आप अपनी सोसाइटी में, मोहल्ले में, इवन कि अपनी फैमिली में भी अगर पसंदीदा शख्स होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमारे दिल में तकब्बुर कहीं ना कहीं आ ही जाता है। देखिए जी, तकब्बुर, गुरूर और तकब्बुर, जी इससे बड़ी बीमारी कोई नहीं। बीमारी कोई नहीं है। जी, अल्लाह ताला अगर इज्जत देता है ना, तो उसका हर हाल में शुक्र अदा करें। और अगर कोई आपको इज्जत दे रहा है ना, तो आप उसका भी शुक्र अदा करें कि आपको वो इज्जत दे रहा है, ना कि आप उसको ऐसे मिले कि वो महसूस करे कि अरे बंदा इसमें बहुत गुरूर है, तकब्बुर है। गुरूर और तकब्बुर से बड़ी बीमारी कोई नहीं। बीमारी अगर कोई आप में आजिजी है ना, आजिजी से बड़ी चीज कोई नहीं। और अल्लाह ताला को गुरूर और तकब्बुर पसंद नहीं, आजिजी पसंद है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं तो यही कहूंगा कि अल्लाह ताला आपको जितना भी नवाजे, हाँ जी, अपने आप में गुरूर और तकब्बुर पैदा ना करो, बल्कि आजिज हो जाओ। उसकी मैं मिसाल दूंगा, ये बेरी का दरख्त है, हाँ जी, कितने बेर लगते हैं, बिल्कुल ऐसे झुकी होती है, झुकी होती और एक सफेदा है, हाँ जी, कितना ऊंचा लंबा तना रहता है, तना रहता है, कुछ भी नहीं लगता। जी। सिर्फ ये मिसालें हैं। तो बात फल फिर झुकने वही, वालों को लगते हैं। फल झुकने वालों को लगते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि आजिज हो जाएं, आजिज हो जाएं, गुरूर और तकब्बुर के नजदीक भी ना जाएं। जब आप गुरूर और तकब्बुर करना छोड़ देंगे तो मैं ये समझता हूं कि हमारी कई मुसीबतें बलाएं टल जाएंगी। जी जैसा कि आपने प्रोग्राम शुरू होते ही कोरोना का जिक्र किया, जी तो कोरोना, अब अगर इजाजत हो जी, प्लीज प्लीज। तो इस पे बात हो जाए। हाँ जी, कोरोना है क्या? अफसोस से ये बात कहनी पड़ती है, कई दफा सुना कि ये एक जंग है जिसके साथ लड़ना है। भाई ये जंग नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जंग नहीं है। जंग हम अल्लाह से लड़ेंगे। ये हमारे जो माल है ना, हाँ जी, ये उसका नतीजा है। जब हम अपने रब को राजी नहीं करेंगे जी तो हमारा रब जब नाराज होगा तो कोई ना कोई तरीका तो होगा ना इजहार करने का। हाँ जी, घर में कोई नाराज हो जाए तो हम उसका फेस देख के अंदाजा लगा लेते हैं, अभी ये मसला बने हैं। तो अल्लाह ताला तो गफूर रहीम है, रब्बुल आलमीन है। खुदा ना करे कि वो हमसे नाराज हो जाए। वो अभी भी हमसे नाराज नहीं है, सिर्फ कहते हैं ना झंझोड़ा ऐसे किया बस। अभी भी हमें अकल होनी चाहिए कि हम वो काम करें कि जो रब को पसंद आ जाए। कोरोना की वजह से जो इस वक्त पूरी दुनिया के हालात हैं, हाँ जी, पूरी मशीयत तबाह बर्बाद हो चुकी है। बिल्कुल। यहाँ बात करूंगा ट्रम्प की। इन्होंने अपने तौर पे क्या क्या नहीं किया, लेकिन कोरोना जैसी मुजी मर्ज के आगे इन्होंने घुटने टेक दिए। बिल्कुल ऐसे क्यों टेक दिए? तो मैं ये कहूंगा कि ये सुपर ताकत जो अपने आप को कहती है, जिसने चांद पे चले गया जी, सूरज पे जाने की तैयारी है, फलाना सियारा हमने दरियाफ्त किया, फलाना काम ऐसे किया, फलाना काम ऐसे किया, तो यार जरा कोरोना को भी दरियाफ्त करो ना। हाँ कि ये क्या है, इसके आगे तो तुमने घुटने टेक दिए। ये अल्लाह की तरफ से ना आफत है। क्यों आफत ही कहेंगे ना, लेकिन फिर भी ये वो आफत नहीं है। खुदा न खास्ता अल्लाह कोई ऐसी आफत भेज दे जिससे दुनिया नस्तो नबूद हो जाए। ये सिर्फ एक छोटा सा ना ये झटका है। हमें अभी भी
सोच विचार से काम लेना होगा। ठीक हो गया, अभी भी हमें आसानी की तरफ आना पड़ेगा और हमें सोच लेना चाहिए कि हमें जिंदगी को कैसे गुजारना है। ठीक हो गया सर, इस बारे में मजीद भी बात करेंगे आपसे कि कैसे बचा जा सकता है और मजीद कैसे आगे लेके आते हैं। मोहम्मद अकरम से पूछेंगे, जनाब आप जापान से हैं, वहाँ माशाल्लाह से आपका बिजनेस भी है, लेकिन आप कोरोना की वजह से स्टक हैं पाकिस्तान जी में। बिल्कुल, हम तकरीबन जनवरी के इधर आए हुए हैं जी। तो उसके बाद चलो अल्लाह के घर गया, उम्रा किया, बाद में यही था कि हम वापस बस जाने वाले ही थे। अच्छा, तो जाने वाले। एकदम जो है वो कोरोना की वबा जो है वो मतलब यानी कि आ गई। अच्छा। जिसकी वजह से हम जो है मुसलसल इधर स्टे कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत खतरनाक है। बिल्कुल, बचा जाए और बचाया जाए, ये बड़ी अच्छी बात की, बचा भी जाए और बचाया भी बचाया भी जाए। दूसरों को। जी। बिल्कुल बिल्कुल, पहले तो लोगों ने इतना नहीं समझा, हम भी नहीं समझते थे कि मतलब बहुत इजी ले रहे थे। हाँ जी। लेकिन जैसे जैसे वक्त के साथ वक्त गुजरता जा रहा है, ये बहुत खतरनाक है। बिल्कुल। अकरम साहब, जैसे आपने ये जिक्र किया कि आप जाने ही वाले थे, तो आप पहले कितनी देर के लिए पाकिस्तान आते थे? जी कितना टाइम पहले गुजारते थे पाकिस्तान जी में? पहले मतलब 1 माह ज्यादा से ज्यादा जो है ना 1.5 माह मैं इधर पाकिस्तान में गुजारता था, उसके बाद चले जाते कितनी देर से हैं आप जापान में? मैं तकरीबन 32 ईयर। 32 ईयर जिंदगी का एक हिस्सा आपने वहाँ गुजार दिया है माशाल्लाह से। जी। लेकिन ये कहीं ना कहीं अच्छा नहीं हो गया, ज्यादा टाइम गुजार रहे हैं आप अपने मुल्क में, अपने पाकिस्तान में, अपने रिश्तेदारों में? जी बिल्कुल, अगर दूसरी तरफ से सोचा जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये 32 साल में 32 ईयर में मेरा ये पहला वाकया है कि मैंने इतना हर बिल्कुल, यानी कि शुरू में अपना पहले 21 साल में 21 ईयर में जी। टोटल मैं पाकिस्तान में 2 माह रहा। 2 माह टोटल पहले 21 साल में? 21 साल में, और उसके बाद जो है तकरीबन 3 माह बाद 4 माह बाद जो है आने लगा, तो 1 माह और 1.5 माह जो है मतलब यानी कि स्टे इधर किया, लेकिन अभी जो है काफी ज्यादा हो गया। नहीं, आपने जिक्र किया 21 साल में, यहाँ से बहुत से लोग जाते हैं डिफरेंट ममालिक में काम करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, लेकिन मैक्सिमम 5 साल, बहुत अगर सुना हो तो 6 या 7 साल मैक्सिमम होते हैं, लोग आ जाते हैं विजिट पे। आपका दिल नहीं किया पाकिस्तान आने को, या कोई और बहुत से काम थे करने के लिए? हाँ, दिल तो बहुत ज्यादा करता था। पीछे बहन भाई थे, माँ थी, माँ को मिलने को बहुत दिल करता था, तो लेकिन कुछ हालात ही इस किस्म के थे कि ज़हन में यही था कि जब तक हम अपने पाँव पे खड़े नहीं होते, हाँ जी, तो हम वापस नहीं जाएंगे। पहली बार मैं जब आया तो 12 साल बाद आया, तो उस वक्त 2 वीक्स पाकिस्तान में रहा, और उसके बाद 5 साल बाद आया, फिर मतलब यानी कि टोटल 21 साल में 2 माह मैं पाकिस्तान में आया। अल्लाह अकबर, ये बहुत कम बता रहे हैं आसिफ साहब, ऐसे ही 21 साल में 2 माह के लिए आना पाकिस्तान। बड़ी हिम्मत है इनकी। बिल्कुल, बहुत इस बारे में मजीद बात करेंगे आपसे कि पाकिस्तान आके कैसा लग रहा है और कहाँ कहाँ मसरूफ है, क्या मसरूफियत है आपकी। हाफिज साहब से पूछेंगे, हाफिज साहब कोरोना से रिलेटेड अब तो टाइगर फोर्स भी माशाल्लाह से आ गई है, काम कर रही है, आपको नहीं लगता टाइगर फोर्स को आते आते टाइम लग गया है? हम कोरोना के केसेस ज्यादा होना शुरू हो गए? नहीं, टाइगर फोर्स को आते थे टाइम बिल्कुल नहीं लगा, क्योंकि इमरान खान ने तो इसकी रजिस्ट्रेशन का पहले ही आगाज कर दिया था। जी ठीक है, और उसमें ये था कि मुकम्मल लॉकडाउन से भी ये है कि जो दूसरे तबकात हैं, जैसे गरीब लोग हैं, जो डेली दिहाड़ीदार हैं, मजदूर हैं, वो तो सरवाइव नहीं कर सकते। अगर मुकम्मल लॉकडाउन होता है तो उनकी ज़िंदगी के मामलात मुश्किल हो जाएंगे। जी, तो इसलिए ये था कि फिर उन्होंने रजिस्ट्रेशन का आगाज़ किया था, फिर उसके आगे मामलात होते हैं सारे के, रजिस्ट्रेशन होगी, फिर उनकी ट्रेनिंग होगी। हाँ जी, ठीक है, उसके लिए बनाना कि उनका काम क्या होगा, उन्होंने करना क्या क्या है, तो ये हर चीज़ की तैयारी के ऊपर थोड़ा सा टाइम तो फिर लगता है ना। बिल्कुल। हाफिज साहब, अभी तक जो मैंने देखा है, आप मेरे इसमें इजाफा कीजिएगा, मुझे मजीद बता भी दीजिएगा, अभी तक तो शटर डाउन करवा रही हैं टाइगर फोर्स, शॉप्स में, मार्केट में नजर आ रही हैं काफी ज्यादा कि शटर डाउन कीजिए जिस दिन लॉकडाउन है, सैटरडे और संडे। इसके अलावा क्या क्या काम कर रही है, किस तरह से लोगों को हेल्प कर रही है? देखिए, टाइगर फोर्स जो है सबसे पहले तो वो ये काम कर रही है कि आगाही दे रही है लोगों को कोरोना के लिए, ठीक है। कोरोना से सर, जो अभी लगता है मास्क अवेयरनेस देने की जरूरत है, बहुत अवेयरनेस अभी भी जरूरत है, अभी भी जरूरत है। आप बाजारों में जाएं, आपको पता चल जाएगा कि लोग अभी भी जो अमल करते ही नहीं है, जरा भी मास्क नहीं पहनते। अब मास्क जो है वो ऐसे लगा लेंगे और ये यहाँ तक रखेंगे, ठीक है। मेन मकसद तो कान और नाक है ना, वो उन्होंने मास्क से नीचे रखा होता है जी, फॉर्मेलिटी के लिए, ठीक है, ऊपर नहीं लगाते, ऊपर ना लगाए। लोग इस चीज को समझ ही नहीं रहे हैं, ठीक हो। इसके लिए कि टाइगर फोर्स सबसे पहले तो ये कर रही है, हाँ जी, ठीक हो गया। और दूसरी बात ये है कि टाइगर फोर्स शॉप्स के ऊपर मार्केट्स में जाती है, वहां पर देखती है जो शॉप्स खुली होती हैं, जहां पर ज्यादा रश होता है, उनको बताते हैं कि आप फासले के साथ खड़े हों,
बताती है या अमल करवाती है? अमल भी करवाती है और बताती भी है। अच्छा, बताती भी है। जिले इंतजामिया के साथ मिलके, सही, जिले इंतजामिया के साथ मिलके अमल भी करवाती है और बताती भी है। बकायदा जो है जिले इंतजामिया उनको हिदायत देती है कि आपने इन चीजों के ऊपर जो है अवाम से अमल करवाना है और इस तरीके से करवाना है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। मतलब एक तरीका होता है ना कि आप एक मतलब कोई चीज लेके तो पीछे चले जाएं अवाम के कि ऐसे करें ऐसे ना करें। सिर्फ ये कि उनको बताती है, समझाती है कि आप इस तरीके से करें, जो कार्रवाई करनी है वो जिले इंतजामिया और इदारे ही करेंगे। इससे फायदा हुआ, चीजें चेंज हुई? काफी फायदा हुआ है, काफी फायदा, काफी हद तक फायदा हुआ है इससे। ठीक हो गया। तो इनके साथ पुलिस एहलकार भी इनके साथ मुंसलिक हैं, राबते में होते हैं, ये मिलके काम कर रहे हैं? सारे इदारे इनके साथ राब्ते में होते हैं जी। ठीक हो, एसी की तरफ से टीम होती है इनके साथ राब्ते में, पुलिस भी राब्ते में होती है। अच्छा। बकायदा तौर पर जो टाइगर फोर्स है उसमें से एक मेंबर को जो है वो जिला इंतजामिया की कमेटी में शामिल किया गया है। ठीक है, ठीक है, वो उसके साथ सारी कोऑर्डिनेशन करते हैं। जहाँ पर ज्यादा मसाइल हो वहाँ पर इदारों से फिर हेल्प ली जाती है। ठीक हो गया। इस बारे में मजीद आपसे बात करेंगे कि अब मजीद क्या क्या करना चाहिए। हमारे साथ फैसल कुमार अनायत कोटिया। जनाब, पहले तो मैं आपके नाम के बारे में पूछना चाहूंगी। अनायत कोटिया मतलब काफी लंबा नाम है आपका, ये आपके फादर का नाम है या कोई जात है, ये क्या है? जी, ये मेरे परदादा जी थे, उनका नाम है बाबा नवाब, असल नाम ये था, और नैत कोटिया जो हमारे गांव का सरमाया था जी, मेन चीज़ ये थी, इसलिए आपने अपने नाम के साथ? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि वो ये वाहद एक नाम है जिसकी वजह से हम चलते हैं। अच्छा, ठीक हो गया। मुझे बताइएगा कि कितनी देर से गा रहे हैं आप? मुझे तकरीबन 20 साल हो चुके हैं। 20 साल हो गए, मतलब बहुत टाइम से गा रहे हैं। जी जी। तो आपकी फैमिली में कोई और भी सिंगर है? थे, अब नहीं। अब नहीं, वैसे थे ना? हाँ जी थे। कौन थे, मतलब कौन आपकी फैमिली में सिंगर? पहले तो मेरे परदादा जी थे। अच्छा। उसके बाद मेरे वालिद साहब मोहम्मद रफीक अनायत आप कोटिया। सिंगिंग घराने से ताल्लुक हाँ रखते जी, हैं, मतलब विरासत में मिली है आपको? जी बिल्कुल, हमारा फोक कल्चर है। जोड़ी चिमटा जो पंजाबी, क्या बात है जी, जो हाजी आलम लोहार साहब थे जी, वो मेरे परदादी के शिगिर्द थे। उनके शिगिर्द थे? अच्छा, हाँ जी। माशाल्लाह, ठीक हो गया। तो माशाल्लाह वो देखे हैं उनका बेटा तो फैमिली से चलते आ रहे हैं। हाँ जी, तो माशाल्लाह एस एम आरिफ साहब जो जी, देखें कैसे रूज में है। ठीक हो गया। क्या बात है, क्या बात है। आसिफ साहब से बात करेंगे। आसिफ साहब, आपने कोरोना से स्टार्ट लिया और आपने कहा कि हाँ, हालात बड़े ख़राब हैं, इससे हमने लड़ना नहीं है, इससे हमने बचना है। अब ये सूरत हाल होनी चाहिए कि बचेंगे कैसे सर? लेकिन जैसे ही अब हम प्रॉपर लॉकडाउन नहीं कर सकते, राइट, लेकिन सूरत हाल इससे ज़्यादा बुरी हो रही है। लॉकडाउन नहीं करे लोगों के लिए ताकि जो एक सर्कल है वो चलता रहे, लेकिन अब कितना गवर्नमेंट या मीडिया कितनी अवेयरनेस दे? आपको नहीं लगता अब अमल करने का वक्त है? अब सब लोगों को पता चल गया है कि हमने कैसे बचना है इससे? देखें, आपकी बात, ये हाफिज साहब ने इससे पहले कहा जी, ये टाइगर फोर्स है, ये अवेयरनेस दे रही है। अब अवेयरनेस की जरूरत नहीं है जी, अब तो अमल करवाने की जरूरत है, बिल्कुल। क्योंकि कितनी देर हो गई अवेयरनेस के लिए कहते हुए। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमने, होता है ना बंदा सीरियस हो जाए, सोचे। कई लोग अब भी नहीं मानते कोरोना, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि वो जाहिल हाँ हैं, जी, लेकिन उनके अकल के ऊपर पर्दे हैं। ठीक है। और जब हम ये महसूस करेंगे, मानेंगे कि कोरोना है, तो फिर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से हम इसका खात्मा करने में कामयाब होंगे। उसके लिए बहुत ज़रूरी है ना, जो बहुत देर पहले भी कहा गया, कहती रही गवर्नमेंट, इमरान खान साहब भी कहते रहे कि मास्क पहने। हाँ जी, हमने सीरियस नहीं लिया, हमने ऐसे ही समझा यार बस कोई नहीं। लेकिन जो मास्क है ना, हाँ जी, ये हल है इसका। ये बीमारी खत्म नहीं करता, बल्कि आने वाली मुश्किलात बीमारी से बचाता है, खुद को भी और दूसरों को। लेकिन जनाब, ये वैसे पहनना भी अच्छा है ना कि हाँ। क्योंकि हमारे यहाँ डस्ट बहुत ज्यादा, अगर आप बाइक पे जा रहे हैं, आप देखते हैं बहुत से लोगों को डस्ट से, धुएं से दमे का मसला हो जाता है। अगर आप वो वेयर करेंगे तो आप उससे भी बच सकते हैं। बिल्कुल बच सकते हैं, और ये जरूरी है जी, नहायत जरूरी है। कोई बंदा अगर ये कहे कि छोड़ो जी मास्क कीजिए, नहीं, मास्क पहनना बहुत जरूरी है। अपने लिए तो पहनेंगे, लेकिन उसका फायदा दूसरों को भी होगा। बिल्कुल। हम अक्सर जगहों पे जाते हैं तो देखते हैं कि रश होता है, लेकिन जहां, मैं आपको मिसाल देता हूं, सब्जी मंडी, फ्रूट मंडी, हाँ जी, वहां पे मास्क बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। हाँ जी, मैंने एक दिन ना शॉपिंग करने के लिए मैं बेकरी पे गया जी, तो मैंने देखा, मैंने कहा जरा देखे तो सही कि लोग कितना अमल कर रहे हैं। हाँ जी, तो उसमें तकरीबन 25 लोग बेकरी में आए, उसमें तकरीबन
20 लोगों ने मास्क पहना हुआ था। 20% लोगों ने? 20 लोगों ने, अच्छा, 25 में से 20 लोगों ने अच्छा ठीक है पहना हुआ था। और उस दुकानदार ने बाहर क्या लिख के लगाया हुआ था, बेकरी वाले ने, कि मास्क के बगैर अंदर आने की इजाजत नहीं है। ठीक है। लेकिन मुझे अफसोस हुआ कि उस दुकानदार ने, बेकरी वाले ने, काश के उनसे ये कहता कि भाई आपने मास्क नहीं पहना हुआ, और गार्ड खड़ा है भाई, ठीक है, अगर वो गार्ड को कह दें कि जो मास्क पहन के ना आए उसे आपने अंदर नहीं आने देना। सर ये भी तो हो सकता है अंदर जाके उतार दिया हो मास्क? नहीं, मैंने बाहर से देखा है ना, बाहर से देखा, ठीक है। मैंने अंदर जाते हुए देखा है ना, मैं पूरा, यानी कि मैं कह रहा हूँ कि मैं पूरा नजारा ले रहा था, मैं चेक कर रहा था, ठीक है, कि हमने कितना कमल किया इसके ऊपर, ठीक है। तो जो लोग अंदर गए हैं ना, मैंने देखा वो भी सामान लेके बाहर निकले हैं, ठीक है। अगर बेकरी वाला उनसे कह देता कि भाईजान आपने मास्क नहीं पहना हुआ तो लिहाजा मैं आपको कुछ नहीं दूंगा, ठीक है, अव्वल तो उसे गार्ड को कहना चाहिए कि मास्क के बगैर को अंदर ना आए, लेकिन वो हालात चल रहे थे। सर यहाँ पे मैं भी छोटी सी बात शेयर करती हूँ कि मेरे घर के करीब एक स्टोर है, अच्छा खासा उसका नाम है, इर्द गिर्द बहुत सी सोसाइटीज में होता होगा, वहाँ पे भी एक माशाल्लाह से अच्छे खासे जनाब खड़े थे, पढ़े लिखे, उन्होंने मास्क पहना हुआ था, और जैसे ही हम बिल के लिए गए, थोड़ा डिस्टेंस था SOPs को फॉलो करते हुए, तो जनाब को छींक आ गई होगी, उसने प्रॉपर मास्क उतार के छींका, तो मैं उनकी तरफ देख रही थी कि ये जो मास्क है ना बेसिकली आपकी छींक और कफ के लिए ना, तो मैं बड़े हैरानी से, उन्होंने बकायदा मेरी तरफ मुंह करके उतार के छींका कि भाई मेरा मास्क खराब ना हो जाए। अब उनपे, अब दुकानदार या वहाँ पे गवर्नमेंट या वहाँ पे टाइगर फोर्स क्या तो बंदे की अपनी एसेंस है ना। हाँ अच्छा, जो मैं अगली बात आपसे कहना चाह रहा हूँ, मैंने तो एक वो चेक किया, फिर मैं रोड पे खड़ा हो गया, हाँ जी, देखो जी हम भी पाकिस्तानी हैं, हमारा भी दिल चाहता है कि यहाँ पे खैर से अमन हो, सुकून हो, वबाई बीमारियों से हमें यानी कि छुटकारा मिले। हाँ जी। तो मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा देखते हैं यार ये बाइक वाले कितने % मास्क पहन के जा रहे हैं जी। तो मैंने फिर जी कैलकुलेशन की, हाँ जी, तकरीबन अगर 50 बाइक वाले वहां से गुजरे हैं ना जी, तो मुझे खुशी हुई देख के जी कि 40 ने मास्क पहना हुआ था। हाँ जी सर, फाइन होता है ना वो, टायर की हवा भी तो हम डर है ना, बात पता क्या है, टायर की हवा निकालनी, देखे टायर की हवा निकालनी या फाइन होना वो अलग बात है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं उनको इस बात की भी परवाह नहीं, यार फाइन है दे लांगे, अच्छा ये बात नहीं है, लेकिन अवेयरनेस की बात कर रहा हूँ कि अब लोगों में आई है, ठीक है, और मैं यकीन से ये बात कहता हूँ। सर आपको नहीं लगता है कि हमें अब अवेयरनेस नहीं देनी चाहिए, इसी तरह फाइन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अवेयरनेस से लोगों को 3 माह में असर नहीं हुआ, लेकिन 50 रुपए फाइन या 100 रुपए अगर बाइक पे है या 200 जितना भी गवर्नमेंट की तरफ से वो किया गया, मुख्तस किया गया, उस फाइन से हम जरूर डर गए हैं। देखो पता क्या, आपकी बात बिल्कुल राइट है, इसमें क्या है जी कि एक बाइक पे बंदा जा रहा है, उसने मास्क नहीं पहना हुआ, ठीक है, तो फाइन, सबसे बड़ा फाइन पता क्या है जी, कि उसके टायर को आप पंचर कर दें, वो क्या तो सुआ मार दो, हाँ जी, हवा निकल जाए, उससे एहसास होगा। सर मजीद फैलाएगा वहां खड़ा होके, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, उससे एहसास होगा, और फिर उससे ये भी एहसास होगा कि यार मैंने मास्क पहनना है। जब उसे ऊपर से 200, 400, 500 का जुर्माना होगा, उसको हाथ उठा के दीवार के साथ खड़ा कर दिया जाएगा सख्त धूप में, तो मेरा ख्याल है कि आइंदा वो एहतियात करेगा। बिल्कुल। और सर मास्क जो इतने एक्सपेंसिव हो गए ना, आपने देखा होगा रेट्स बहुत ज्यादा है, जो बार बार N95 के लोगों ने स्टेटस भी लगाया कि जो हमारे पास बल्क पड़ा हुआ है 900 700 समथिंग जो भी उनकी एक अमाउंट होती है, तो आप ये जो कपड़े वाला मास्क होता है ना बाहर से मिलता है, आप उसको लीजिए, उसको अच्छे से वॉश कीजिए, अगर आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो पहन के जब घर जाएं तो बाहर गिराज में या टूटी, ये जो भी आपका एक सहन है, जिस तरह का भी आपका घर है, तो आप बाहर उसको वॉश करके डाल दें और उसको दोबारा पहन लीजिए। कुछ ना पहनने से तो बेहतर है कि एटलीस्ट कुछ मास्क आप वेयर करें। आप देखें, मैं अक्सर टीवी यानी कि देखता हूँ, टाइम देता हूँ बहुत कुछ सीखने के लिए। कई लोग आते हैं, और जी हम 6 फर्द हैं घर के, 6 मास्क लें या रोटी पूरी करें। जी यार बात ये है मेरे भाई, जो ऐसी सोच रखते हैं, मास्क जरूरी है, एक दफा आपने खरीदना है, मास्क 20 रुपए में मिल रहा है। हाँ जी, ठीक है, जैसे आप कह रहे हैं जिक्र करें जी, आप वो मास्क ले लें, हर दफा उसकी धुलाई करें, उसे महफूज रखें, पहने, लेकिन वो एक दफा आपने लेना है, तो आप कितनी बलाएं से टल गए। बिल्कुल ठीक है, आपके घर वाले महफूज हो गए। अगर हम सिर्फ यही कहें कि पाजी रोटी पूरी करिए कि मास्क लगिए, उसमें आप छोटी सी बात को और आगे लेके जाना चाहूंगा, वो ये है कि अक्सर मैं टीवी के ऊपर देखता हूं कि मंडियों के रेट बता रहे होते हैं जी, और यकीन जाने कि मैं खुद मंडी जाता हूँ सौदा लेने के लिए। अच्छा, सब्जियां लेने, सब्जियां, फल वगैरह। अच्छा, हम गली मोहल्ले से नहीं लेते। अच्छा, ना हमारी
जो घर की बाहर निकलती हैं, अच्छा वो लेने के लिए, हमने ये हमारी ड्यूटी है। ठीक हो गया। अच्छा, मैंने अक्सर मैं देखता हूँ जब मैं वो रेट पढ़ता हूँ ना, तो यार क्यों अवाम को गुमराह करते हो? रेट कुछ होते हैं मार्केट के, बताया कुछ जाते हैं, यानी कि हमने इतना मल्टीप्लाई उन्हें कर देते हैं कि यकीन जाने कि मैं सोच में पड़ जाता हूँ। चलिए सर, आपने मुझे अच्छा आइडिया दिया। आज के बाद मैं घर की सब्जी लेने खुद सुबह जाऊंगी, क्योंकि मैं उठ तो जाती हूँ, तो ये अच्छा है, कम रेट में मिल जाएगी। जमीन आसमान का फर्क है, यकीन जाने। हाँ जी, बहुत ज्यादा। फर्ज किया जी कि तरबूज आप क्या किलो ले रहे हैं मार्केट से? सर मैंने खरीदा, ठीक है, सुने, 20 रुपए किलो। ठीक है। वही तरबूज आप मंडी जाएंगे, आपको 5 रुपए किलो पड़ेगा। मैं खुद मैं अच्छा खासी आपको एक मार्जिन देखे ना जी। अब मैं एक आम की पेटी लेता हूँ जी, वो आम बाजार में 150 रुपए किलो है, ठीक है। वही पेटी मैं मार्केट से लेता हूँ 500 रुपए की, 600 रुपए की। अच्छा। जिसमें कितना आम होता है? 10 किलो। ठीक है, मिसाल दे रहा हूं। अच्छा, आपने मंडियों का चूंकि चक्कर लगाया, वहाँ पे एसओपीज को फॉलो किया जा रहा है? बहुत कम, बहुत कम, लेकिन अब अवेयरनेस आती जा रही है। अक्सर मैं देखता हूँ कि लोग, लेकिन जितना होना चाहिए ना, ये मंडियों में वो काम नहीं है। और मैं गवर्नमेंट से यही कहूंगा कि खुदारा आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, जैसा भी है एसओपीज पे अमल होना चाहिए, लेकिन खास कमेटियां बननी चाहिए मार्केटों के लिए, जो कि वहां जाके कंट्रोल करें। ठीक हो गया, लेकिन ऐसा फिलहाल नहीं मैंने देखा। सही, अभी फिलहाल ऐसा नहीं हो रहा। मोहम्मद अकरम से बात करेंगे। मोहम्मद अकरम, आपको माशाल्लाह से हमने देखा है कि जैसे ही ये वायरस आया तो आप अपनी गाड़ी पे मौजूद जो एक आपने स्पेशल एक गाड़ी बनाई है, उसमें आप काफी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, लोगों में तकसीम कर रहे थे मास्क वगैरह। तो जो आपने तकसीम किए, लोगों ने पहने भी या खुशी खुशी बस वो होता है ना कोई चीज बांट रहे हो तो यानी कि लोग पहनते भी हैं, और जो नहीं पहनता उनको हम जो है ना अपने हाथों से पहनाते भी हैं। छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं, जहाँ भी ये वैन जो है खड़ी होती है, हाँ जी, तो मास्क लेके बाहर निकलते हैं, और यहाँ तो मोटरसाइकिल वाले जो भी मतलब यानी कि इकट्ठे हो जाते हैं कि मुझे दीजिए, मुझे दीजिए। अच्छा। तो जो छोटे छोटे बच्चे जब आते हैं तो देख के बहुत ज्यादा मतलब यानी खुशी भी होती है, हैरानगी भी होती है, और अपने हाथों से हम जो है उनको पहनाते हैं। दूसरी बात एक और मैं इरम जी करना चाहूंगा कि इधर आवाम की बात हो रही थी कि मतलब यानी कि ये इस तरह अमल नहीं कर रहे। जबान की एक बात बोलने लगा हूँ कि जब ये कोरोना वायरस की वबा थोड़ी थोड़ी मतलब यानी कि चलने लगी ना, तो जापान में भी मतलब यानी कि जाहिर मतलब आ गई। वजीर आजम ने उधर अनाउंस की कि मुझे लगता है कि ये जो है ना आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। 2 हफ्ते तक, 2 वीक्स तक हो सकता है कि मैं लॉकडाउन करूं जी जापान के अंदर। ठीक है, तो बात कहने का मकसद कि जब वजीर आजम ने उधर बोला कि मैं हो सकता है कि 2 वीक्स के अंदर लॉकडाउन करूं, उसी टाइम से उसी वक्त से अवाम ने खुद लॉकडाउन कर लिया, अपने आप को संभाल लिया। यानी कि ये मास्क की आगे बात हो रही थी, ये मास्क होना चाहिए, जरूरी है, ये बहुत अहम है, लेकिन पाकिस्तान में कोई नहीं कोई भी समझता। बिल्कुल, कि गवर्नमेंट कितना कहे, मीडिया कितनी अवेयरनेस दे, जैसे जिक्र करें कि बहुत अवेयरनेस हो गई। अब हमें पता चल गया है कि अगर हम ये नहीं पहनेंगे हमें तो होगा, खुदा ना खास्ता किसी को, तो उसकी वजह से उसकी फैमिली को भी होगा, जी बिल्कुल, उसके बच्चों को भी होगा। तो जाहिर है कि एक शख्स इसमें नहीं जाता, बहुत सी फैमिलीज इसके साथ मुंसलिक होती है। तो आपको कितना कहा जाएगा, अब आप अमल कीजिए। अब मास्क कोई इतना महंगा नहीं है। बहुत सी खवातीन हमारी जो बड़ी हुनरमंद है, उन्होंने इतने मास्क बनाए, बहुत सी एनजीओज थी जिन्होंने यूनिट लगा के मास्क बनाना शुरू कर दिए। तो मास्क अवेलेबल है, बस आपने वेयर करना है। और एक ये जो आप लापरवाही करते हैं ना कि जनाब कोई कोरोना नहीं है, ऐसा मत कीजिए, इतना गैर जिम्मेदार मत बनिए कि आपकी वजह से हो सकता है कि कोई बच्चा आपको सुन रहा हो, वो कहीं अगर बड़े ये कह रहे हैं तो कैसे हो सकता है ये कोरोना ना। तो खुदारा बोलते हुए ये जरूर सोचिए कि आपके इर्द गिर्द कौन बैठे हैं, क्योंकि अगर आप फैमिली में थोड़े पढ़े लिखे हैं या आपको अवेयरनेस है, आप जो बोलेंगे ना कहीं आपके घर वाले आपको जरूर सुनते हैं। तो वो बात कीजिए जिससे दूसरों को नुकसान ना पहुंचे। कोरोना बिल्कुल है, लोगों को हो रहा है, बहुत से हॉस्पिटल्स इस टाइम बंद हो चुके हैं, भर चुके हैं, जगह नहीं है। हमारे डॉक्टर्स जो लोग हैं वो उनको किस तरह से देख रहे हैं। बहुत से डॉक्टर हजरात जो हैं हमारे दरमियान में आज नहीं रहे, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। बहुत से पुलिस एहलकार, बहुत से इर्द गिर्द के लोग जो दरमियान आज हमारे नहीं है, वो क्यों नहीं है? इस वायरस की वजह से नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं लापरवाही की गई है। तो अब आपने खास ख्याल रखना है। हाफिज साहब, आसिफ साहब कह रहे थे
کہ مارکیٹس کو اتنا زیادہ ابھی نہیں دیکھا جا رہا, تو کیا کہیں گے آپ, کیا دیکھا جا رہا ہے یا لوگ ابھی تک اس کو فالو نہیں کر پا رہے, کیا صورتحال ہے؟ بالکل دیکھا جا رہا ہے. ہاں جی ٹھیک ہے, مارکیٹس میں ایسا نہیں ہے کہ مارکیٹس کو دیکھا نہیں جا رہا. ٹائیگر فورس مارکیٹس میں بھی جاتی ہے جی, باقاعدہ طور پر جو ریٹس ہوتے ہیں اس کے اوپر بھی ٹائیگر فورس کا رول ہے. اس کے اندر بھی ٹائیگر فورس کا رول ہے کہ اس نے یہ بھی چیک کرنا ہوتا ہے کہ یہاں پر کہیں کو منافع خور یا کوئی ریٹ جو ہے وہ عام سے زیادہ تو نہیں وہ لگا رہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ایک جو طے کر دیا گیا ہے کہ آپ نے اتنا منافع لینا ہے, اس سے زیادہ کوئی مہنگی ٹھیک ہے. نہیں, میں منافع کی بات بھی کروں گی آپ سے, وہ بھی ان کے لیے کافی جو ہماری کمیٹیز یا لوگ ہوتے ہیں, اس میں ایس او پیز کی میں بات کر رہی ہوں کہ وہاں پہ کافی ایس او پیز کے اوپر بھی بالکل عمل درآمد ہو رہا ہے اور وہاں پر بھی پوری رہنمائی کرتی ہے. ٹھیک ہے, اس بارے میں مزید بات کریں گے, لیکن ہمارے ساتھ اس ٹائم فیصل کمار صاحب موجود ہیں, تو ہم ان کی خوبصورت سی آواز میں ان کا خوبصورت سا گانا سنتے ہیں, پھر اس کے بعد ہم حافظ صاحب سے اس بارے میں مزید بات کریں گے. کوئی بنگلا ٹیپ ہندے, کوئی بنگلا ٹیپ ہندے, بد نسلے سجن نالو کتا نسل دا ٹھیک ہوندے. یاری یاری دا مان ہندے نے, یاری یاراں دی جان ہندے نے, یاری یاری دا مان
यारी गरीब ते ओनू नहीं छड़ीदा होवे यारी गरीब ते ओनू नहीं छड़ीदा होवे यारी गरीब ते ओनू नहीं छड़ीदा वेरी नाइस, जबरदस्त, क्या बात है। और बड़े हम सीरियस टॉपिक की बात कर रहे थे, हाँ बड़ा जी। एंजॉय हुई है, तो मजा आया जी। हाँ बिल्कुल, परफॉर्मेंस भी बड़ी अच्छी कमाल है जी, जिस हालात कमाल है। और जो आपने कहा ना गरीब नो नहीं छड़ीदा, खुदा करे कि ऐसा हो जाए कि हम गरीब को अपने सीने से लगाएं। और इनकी एक बात जो इन्होंने दे रहे थे मास्क वगैरह, जो इनकी वैन है, उसके हवाले से कुछ कहना चाहूंगा जी जी कि इन हालात में ऐसा काम करना सदका जी। जारिया है, बिल्कुल। अल्लाह ताला को राजी बेशक। करने वाली बात है। तो हम सबको अल्लाह तौफीक दे, जितनी भी हमारी बसात है उसके मुताबिक हम किसी की मदद करें। और जी। अल्लाह ताला ये इनको सब अजर अज़ीम देगा। इनका ही करम है जी। इस बात ये का। देखिए जी, जो भी लोग अवाम को मतलब के गरीब लोगों की खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह पाक उन सबको और ज्यादा हिम्मत दे। आमीन आमीन आमीन। ठीक है, ये नेकी का काम भी किसी किसी का होता है कि अल्लाह पाक किसी किसी से लेता है। अल्लाह पाक हम सबको तो फीक दे, क्योंकि जो मजा देने में है वो लेने में नहीं है। बिल्कुल, क्या बात, क्या जो बात। मजा देने में है वो लेने में नहीं। खुदा से अकरम साहब भी ये कुछ कह रहे थे। नहीं, वही बात कि ये इनका सॉन्ग था कि होवे यार गरीब ते उन्होंने नहीं छड़ीदा, यानी कि जिस तरह के हालात ये जा रहे हैं हमें नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। कोई भी हमारे इर्द गिर्द जरूरतमंद आ जाता है, क्योंकि अभी जरूरत है उनको। शायद मतलब यानी कि ये वबा जो है खत्म हो जाए अल्लाह के फजलो करम से, जी। तो फिर पता नहीं, हाँ इंशाल्लाह, इंशाल्लाह खत्म होगी ये, बेशक हमें लेकिन उसके हमसायों बाद का भी पता नहीं ख्याल क्या, रखना लेकिन है। अभी सबको जरूरत है। बिल्कुल। अभी वो सारे मतलब मुतासर है, तो जो कर सकते हैं उनको करना बिल्कुल। चाहिए। क्या बात है। अच्छा, इसमें एक आपकी चीज इतनी मैं जी और- प्लीज प्लीज। एक चीज और ऐड करूं कि इसमें हमें सबसे ज्यादा ख्याल उन लोगों का रखना जो मांग नहीं सकते। बिल्कुल। जैसे बिल्कुल, टीचर्स हैं, अब टीचर्स जो हैं वो लाइन में नहीं खड़े हो सकते, सर, आर्टिस्ट हाथ भी नहीं नहीं फैला मांग सकते, सकते। ठीक है, तो उनके लिए हमने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। देखिए, इनमें सिर्फ टीचर्स नहीं आते, व्हाइट कॉलर जो हाँ, white collar भी वो लोग हैं। कोई भी शोबे जी, से ताल्लुक कोई भी हो, रखता हो ना, कोई भी हो सकता वो है। हाथ ऐसे नहीं कर सकता, नहीं, हाथ नहीं भूखा ऐसे मर कर जाएगा, सकता। किसी हमने को उसका अपनी जो है- मजबूरी नहीं हमने उसका बताएगा। पूरा जो है वो ख्याल रखा। बिल्कुल। फैसल साहब, आपकी इतनी तारीफें हो गई, अब मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या बोलूँ, सबने इतनी ज्यादा तारीफ कर दी है। फैसल साहब, ये आपकी इनका आवाज बड़ापन ना है। एक पाकिस्तानी पंजाबी सिंगर है अकरम राही, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मैं सही अगर कह रही हूँ, तो आपकी और उनकी आवाज काफी, और सुर और वो जो एक म्यूजिक है मैच हो रहा था। अगर आंखें बंद करके सुने तो मुझे लग रहा था शायद मैं उन्हें ही सुन रही हूँ। और हकीकत में जी इनका ये गीत सुन के ना, ये हम आपको वैसे वो कहते हैं मलाई ला रहे हैं, नहीं, हकीकत में आपको दाद देनी चाहिए, मेहरबानी। क्योंकि जो हमने आपका सॉन्ग शुक्रिया। सुना है ना, ये बड़ापन है वो आपका। क्वालिटी है आपके में, क्या अल्हम्दुलिल्लाह। बात। मजीद इंशाल्लाह ताला आगे आगे चलेंगे ये तो आप देखेंगे मेरे चाचू जान है मोहम्मद अकरम वाला साहब, जो मुझे लेके आए हैं इधर, इनका बहुत शुक्रिया अदा अच्छा, करता हूँ। और ये भी एक बड़ी जबरदस्त बात है कि अगर आप में कोई टैलेंट है और कोई आपके टैलेंट को प्रमोट कर रहा है, वो आगे लेके आसिफ साहब ज्यादा बेहतर जानते हैं, क्योंकि इस इंडस्ट्री से हैं, कि अब बहुत कम लोग होते हैं जो अपने जूनियर्स को या जिनमें टैलेंट होता है उन्हें आगे लेके आते हैं। देखे, पता है क्या है, जो आपने फिल्म इंडस्ट्री की बात की है ना, शोबिस की, हाँ जी, शोबिस। कोई भी इसमें लाइन हो, मैं इनको दाद दूंगा, अप्रिशिएट करूंगा मैं जी इनको, जी कि इनके जरिए ये आपके हाँ चैनल जी पे आए, जी। इन्होंने अपना जो कुछ भी सुनाया, दुनिया ने सुना, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है ये हम कर रहे हैं, दुनिया देख रही जी, बिल्कुल देख रही है। असल में पता क्या है कि हमारे शोबिज में, अफसोस के साथ ये मैं बात कहना चाह रहा हूँ, हाँ जी, कि जो काम करने वाला होता है ना, हम उसे दाद नहीं देते, बिल्कुल। अप्रिशिएट नहीं करते, बल्कि उसके खिलाफ हम मनसूबाबंदी शुरू कर देते हैं। पता चलता है कि यार बंदा उतरे जा रहे हैं, जी तरह तरह की बातें। लेकिन हमारे जो उधर है ना फिल्म इंडस्ट्री में, जिस बंदे की बुराई बयान की जाती है ना, जिसके खिलाफ बातें की जाती हैं, हाँ जी, वही बंदा अप होता है, क्योंकि अल्लाह ने फरमा दिया ना, मैं जिसे चाहूँ इज्जत जिससे दूँ, जिसे चाहूं। और जिल्लत दूँ। आप वाली बात, हम कौन हैं किसी को बेइज्जत करने वाले? बिल्कुल। अल्लाह ताला जिसको इज्जत देता है ना, मैं यही कहूंगा कि आप उसकी इज्जत करें। क्यों? कि अल्लाह ताला ने यार इसको इज्जत दी है, अल्लाह ताला ने इसे नवाजा है। तो अगर फिर भी हम अपने अंदर जेलसी रखें, तो मेरा ख्याल है कि हम उसका नहीं बल्कि अपना नुकसान करते हैं। और एक दूसरे के काम आना चाहिए। हकीकत में आपका कोई भी शोबा है ना, अगर आपको कोई नजर आ रहा है कि यार ये इसमें टैलेंट है, तो अगर आपकी अप्रोच है आप उसे लेके चल सकते हैं। जैसे कि देखें ना,
ये अपना अकरम साहब आप जापान से इनका ज्यादा ताल्लुक मैं यही कहूँगा क्योंकि उन्होंने वहाँ जिंदगी गुजारी है जी। ये लेके आए, ये इनकी मोहब्बत है उनके लिए, लेकिन अगर ये यहाँ ना आते तो शायद हम ना सुनते, बिल्कुल हम ना देखते, हम इन्हें हाँ जी हम इन्हें दाद ना दे सकते। और हकीकत में जो हमने आपको दाद दी है ना वो आपके काम की दी है, और इन्हें भी दाद देते हैं कि ये आपको लेके आए हैं, हमें ऐसे करना चाहिए। ये हमारे गांव के एक समझ लो कि मैं इन्होंने मुझे सुना, नेट पे भी देखा, और इन्होंने बोला बेटा चलो आज तुम्हें शो पे लेके जाना है। और मैं आपको अपने तरफ से ये बात कहूंगा क्योंकि मेरा शोबिज़ से ताल्लुक है जी, अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहें, अभी तो कोरोना की वजह से हम खुद घर में बेकार बैठे हैं जी, हैं हम भी बैठे। जब कोरोना चला जाए, जाना इसने जी, मेहमान कितने दिन का होता है, आखिर मेहमान ने अपने घर जाना है, बिल्कुल बिल्कुल ये मेहमान है। तो अगर आप हमसे राब्ता रखेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको स्टूडियो बुलाऊंगा। चले जी, परफेक्ट, जबरदस्त, इंशाल्लाह ताला अल्लाह की मेहरबानी से रास्ते खुलेंगे। क्यों कि टैलेंट की कदर की जाती है, आप में टैलेंट है, और लोग जो सुनेंगे ना वो आपको जाने नहीं देंगे। क्या बात, जबरदस्त, वेरी नाइस। एक मेरा शो वैसे भी बहुत बरकत वाला है, बहुत से लोग यहाँ मिलते हैं एक दूसरे से, और बहुत से लोगों के इसी तरह से काम हो जाते हैं, क्योंकि वो होता है ना, आपको ज़रूरत होती है। आप माशाल्लाह से वो जनाब एक फेमस प्ले था जिसमें वो काफ़ी अरसे से परफॉर्म कर रहा था, लेकिन कभी किसी ने उसको के लिए क्लैप नहीं की थी, तो एक दिन वो उसने इतना अच्छा परफॉर्म किया, सब खामोश थे, क्योंकि सबको बड़े आर्टिस्ट को देखने की वो एक होता है ना जुनून होता है, तो एक छोटे से बच्चे ने उसके लिए क्लैप कर दी। जब क्लैप की तो सबने क्लैप करना शुरू कर दी, तो उसे कहा मैं इतने साल से परफॉर्म कर रहा हूँ, तो कभी कभी आपको एक क्लैप की जरूरत होती है, तो आज वो उनकी तरफ से आपको वो क्लैप मिल गई है। आपकी बात आगे बढ़ेगी इंशाल्लाह जी। ये जो आपका प्रोग्राम है ना, हाँ जी, जो मैंने देखा है, हाँ जी, क्योंकि मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में आया हूँ, मोहब्बत है चैनल वालों की जो याद करते हैं, यहाँ से हमें बहुत कुछ मिलता है। देखे ना कैसे कैसे लोग मिलते हैं, दोस्तियां बढ़ती हैं, एक दूसरे को जानते हैं। कोशिश ये करनी चाहिए कि आपका जो भी शोबा है ना एक दूसरे के काम आए, बिल्कुल, जितना भी आप आ सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है आपका, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। साथी मिलते हैं। हाँ जी, बहुत से चेहरे हैं जो मुख्तलिफ न्यूज चैनल पे बैठे हैं जिन्होंने यहाँ से ब्रेक लिया है। हाँ जी, बिल्कुल, बहुत से चेहरे हैं। बहुत से तो अल्लाह ताला इन्हें दिन दुगनी रात। और जनाब हमारे चैनल की खासियत ये है कि जिनमें टैलेंट होता है, जिन्हें कभी कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, हम उन्हें पूरा चांस देते हैं विदाउट ये कि पता नहीं ये कितने फेमस हैं या नहीं, ताकि वो अपना जो टैलेंट है वो शो कर सके, दिखा सके। और माशाल्लाह से इसमें कोई शक नहीं है, बहुत से हमारे गेस्ट भी यहाँ से, ऐसे आर्टिस्ट भी यहाँ से गए हैं जो बड़े बड़े अच्छे जगह पे काम करे, हर फील्ड में हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर एसओपी पे हम बात कर रहे थे। अच्छा, मैंने इसमें छोटी सी एक चीज ऐड करनी थी। अभी बात हुई थी माहौलियाती आलूदगी के ऊपर। हाँ जी, हाँ जी, ठीक हो गया। अब देखें कि किसी भी मुल्क का जो है ना वो 25% जो है ना वो जंगलात के ऊपर जो है ना वो होना चाहिए। हाँ जी, एक तो मईशत के लिए भी जरूरी होता है। अब हमारा पाकिस्तान में जो जंगलात है वो है 4.5%, जंगलात 4.5%। हाँ जी, जिसकी वजह से माहौलियाती आलूदगी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा है। मास्क जो है वो हमें वैसे भी पहन कर रखना चाहिए, खासतौर पर जब हम रोड्स पर होते हैं, और अपनी गाड़ियों को भी मेंटेन करना चाहिए ताकि धुएं कम से कम बाहर आए। ये सारी चीजें हमने खुद करनी है। अब जैसे कि कुछ फैक्ट्रियां ऐसी हैं जो टायर्स जलाती हैं बहुत ज्यादा, वो धुआं सारा। और अब ये अगर हम क्रॉस करें ना, शालीमार चौक आगे क्रॉस कर लेते हैं जी, आगे आप देख लें कि बाहर कोई व्हाइट कपड़ा रख दें, सुबह जब आप उठेंगे ना तो वो व्हाइट नहीं रहेगा। सर अब ये शालीमार के अलावा कहीं और भी रख दें, अब यही सूरत हाल। मेरा तो इलाका है ना, मैंने इसीलिए वो सारे एरिया की बात की। आगे बॉर्डर तक ऐसे ही है, कोई भी चीज आप बाहर रख दें, 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद उसको देखें, वो तकरीबन जो है ना वो काला, वो पर व्हाइट नहीं रहेगा। किसी सूरत भी आप नहीं कह सकते कि ये व्हाइट है, ठीक हो, क्योंकि माहौलियाती आलूदगी यहाँ पर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। ठीक है, मास्क हमें वैसे भी इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन अब तो कोरोना अब तो बहुत ही जरूरी है। मैं तो अवाम से जो है वो इस चैनल के थ्रू रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है, उनके आगे हाथ भी जोड़ता हूँ कि खुदारा मास्क पहन लें, ठीक है, खुद को भी महफूज रखें, दूसरों को भी महफूज बनाएं, मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। इसमें कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं लगेगी आपकी सेहत के लिए, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे अगर आप बीमार हो जाते हैं तो इससे ज्यादा अमाउंट आपको हॉस्पिटल जान से बढ़कर कुछ नहीं है। बिल्कुल, जान से बढ़कर कुछ है ही नहीं। ट्रू, ऐसे ही है। कोरोना ने हर तरफ तबाही मचा दी। बिल्कुल, अगर इजाजत हो तो मैं कुछ जी प्लीज पास में जानना चाहूंगा। अब तक जो कुल केस हुए ना, हाँ जी, 82,64,400 जी, जो पूरी वर्ल्ड में केस हुए हैं, ठीक है। रिकवर कितने हुए ये भी जरा रेशो देखिएगा। जी, हम
कुछ ज्यादा खौफजदा हैं। जी 43,21,498 इसमें रिकवर हुए हैं। डेथ कितनी की हुई है? 4,46,135 जो डेथ हुई है। जी जो अब मौजूदा केस है ना इस वक्त वो है 34,96,767। अब पाकिस्तान की बात होगी। पहले प्रोग्राम में हाँ जी रमजान शरीफ में रमजान मुबारक में एक प्रोग्राम आपके साथ ही किया था, उसमें रेशो बहुत कम थी, हाँ जी, लेकिन साथ ये कहा था हमने कि जब टेस्ट होंगे ना तो फिर पता चलेगा, क्योंकि टेस्ट कम हो रहे थे टेस्ट ना कम हो हमारे रहे यहाँ। थे। अब टेस्ट हो रहे हैं। इसमें मैं ये कहूँगा कि हमारी गवर्नमेंट को भी फिक्र है। अगर कोई ये कहे जी नहीं जी छोड़ो जी इन्होंने फिक्र है, मैं इस बात को नहीं मानता। देखें गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा फिक्र है। क्यों? कि उन्होंने निज़ाम चलाना है। बिल्कुल, निज़ाम चलाने के लिए उन्हें बहुत ज्यादा फिक्र होगी। अब पाकिस्तान में जो इस वक्त मौजूदा केस हैं 1,54,760 हैं इस वक्त। उस वक्त ना कुछ हजार थे जी, अब बहुत ज्यादा हो चुके हैं। इनमें जो रिकवरी हुई है, रिकवर हुए हैं जो उनसे वो 58,437 जी, जिनकी डेथ हुई है, ये जरा रेशो देखिएगा 2,975, और जो मौजूदा इस वक्त 93,348। जी। अब आप चले अमेरिका की तरफ जो अपने आप को सुपर पावर कहती है। 22 लाख वहां केस हुए थे, 22,08,400। रिकवर जो हुए थे 9,04,041, जिनकी डेथ हुई है वहां 1,19,132। जो एक्टिव है मौजूदा इस वक्त 11,86,227 जी, इस वक्त की वहां जो कैलकुलेशन चल रही है। चाइना में 83,000 लोग इस वायरस का शिकार हुए थे, और इनमें से जिनकी डेथ हुई थी ना वो थे 4,634। उन्होंने कहा जी वायरस खत्म हो गया चाइना में, लेकिन फिर ये बात बड़े अफसोस के साथ कहनी चाह रहे हैं, रिपोर्ट हुए हैं दोबारा वहां पे कोरोना ने सर उठाया है। इस वक्त मौजूदा वहां जो तादाद है ना वो है 252 जी। और इसके साथ न्यूजीलैंड का जिक्र करूंगा जिन्होंने 3.5 माह लॉकडाउन किया, मुकम्मल लॉकडाउन, और उन्होंने बाद में खुशी का इजहार किया, रक्स किए कि कोरोना चला गया है जी। लेकिन अब अफसोस के साथ फिर कहना चाह रहा हूं कि वहां फिर कोरोना ने सर उठाया है। अच्छा सर, इसका मतलब ये हुआ कि आपको इसके साथ सरवाइव करना है। अब हम ये नहीं कह सकते मुकम्मल तौर पे खत्म हो जाता है, तादाद कम हो जाएगी, वो भी आपके एहतियात से, क्योंकि उन लोगों ने बहुत एहतियात की। वुहान में जब ये स्टार्ट हुआ था उन्होंने प्रॉपर एक कर्फ्यू करके लोगों को वही उसी जगह तक महदूद कर दिया था। तो इसका मतलब है ये बहुत कम होगा। जो इसके फैक्ट्स एंड फिगर आपने बड़े जबरदस्त अंदाज में बताए, कम होगा, मुकम्मल खत्म नहीं होगा जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आएगी। वैक्सीन नहीं आएगी, सबसे बड़ी बात आपकी ये पॉइंट। वैक्सीन बहुत जरूरी है लेकिन उस पर अभी टाइम लगेगा। आपकी अब वैक्सीन क्या है? वैक्सीन एहतियात है, जिनसी है ना वो इतनी जरूरी है कि जैसे कोई बंदा बीमार होता है ना तो कहता है यार मैं मेडिसिन ले लूं, हाँ तो वो मेडिसिन के लिए निकलता है, खरीदता है। इसी तरह जिसके पास मास्क नहीं है ना, आपके चैनल के जरिए मैं यही पैगाम दूंगा, भाई सबसे पहले सारे काम छोड़ दो और मास्क खरीदो। हाँ जी, और ये बड़ा जरूरी है अपने बच्चों के लिए, ये बहुत जरूरी है, अशद जरूरी है। अगर नहीं खरीदेंगे तो यही समझ ले आपने अपनी आंखें बंद की हुई हैं। बिल्कुल, तो आंखें खोल के रखनी है। तो जहां तक कोरोना का ताल्लुक है ना, इसने बहुत ज्यादा नुकसान किया जी। अब आप देख लें कि सिलेक्टेड लॉकडाउन शुरू हुआ है, ठीक है, जहां जहां पे कोरोना के मरीज ज्यादा हैं उन इलाकों को बंद किया जा रहा है। 21 इलाके हैं लाहौर में जी, और 61 मुख्तलिफ एरियाज हैं जिनको बंद किया गया है जी। और उसके लिए अब गवर्नमेंट भी फिक्रमंद है। इसका मतलब ये नहीं कि उसने लॉकडाउन कर दिया तो उसे फिक्र नहीं है, फिक्र है कि इनके लिए अब करना क्या है। अब उनकी ज्यादा फिक्र है। क्यों? कि जो लोग घरों में, जिन्होंने अपने आप को घरों में क्वारंटाइन किया है, तो उसके बाद फिर क्या होगा कि उनके लिए बहुत कुछ करना होगा। ठीक हो गया। सबसे पहले खुराक है,
जो कि उन्हें हर लिहाज से यानी मुहैया करनी है, हाँ जी। जैसे भी करनी है, को भूखा ना मर जाए जी। बस ये दुआ करें। सर आपने इतने खूबसूरत अंदाज में हमें वो फैक्ट्स एंड फिगर के साथ बताया है कि कहाँ पे कितने केसेस हुए और रिकवर कितने लोगों ने किया है। ये एक मोटिवेशन भी होती है जो हमारे इस वक्त प्यारे मुतासिर हैं, इस वायरस में मुब्तला हैं, हॉस्पिटल्स में, उनके लिए मोटिवेशन ये है कि आप रिकवर कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोग रिकवर करेंगे, लेकिन उसमें भी खास ख्याल रखिए, अगर आप हॉस्पिटल में आपका कोई एक पेशेंट है आपकी फैमिली में से, तो पूरी फैमिली उस हॉस्पिटल में मत जाइए, क्योंकि आपकी वजह से वहाँ रश लग जाएगा, जम्स फिर आप में मुंतकिल हो जाएंगे, फिर वहाँ पे की जो इंतजामिया उनके लिए बड़ी मुश्किलात होती है, क्योंकि एक तो वो कोरोना की वजह से काफ़ी पैनिक हैं, और ऊपर से दूसरे बहुत से मर्ज हैं जैसे शुगर है, हार्ट पेशेंट है, और भी बहुत सी बीमारियाँ हैं। तो जो पेशेंट हैं सिर्फ वही जाएँ। अगर आप कोरोना के पेशेंट नहीं हैं, आपको वैसे कोई प्रॉब्लम है जो आप अपने मुतालिका डॉक्टर से मुआयने के लिए जा रहे हैं, तो उसमें एक खास चीज़ का ख्याल रखिए, SOPs को फॉलो कीजिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए, टाइम ले लीजिए पहले फ़ोन पे और उसी वक्त जाइए, ना कि वहाँ जाके वेट कीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता ना ये वायरस किसी बेंच पे ना लगा हो, किसी टेबल पे ना लगा हो, या कोई अगर पेशेंट है उसने अगर छींक दिया है तो वो कोई ड्रॉप्स किसी टेबल पे ना लगे हों। तो आपने इन चीज़ों का खास ख्याल रखना है। इतनी ज़बरदस्त बातें चल रही है, साथ साथ हम अवेयरनेस भी दे रहे हैं, तो मेरा ख्याल है फैसल मौजूद है, फैसल से एक गाना और सुन लेते हैं। वेलकम बैक जी। कल बड़ी एक अफसोसनाक खबर मिली, पाकिस्तान का एक बड़ा नाम, टीवी का एक बड़ा नाम, मेज़बान तारिक अजीज साहब इंतकाल कर गए। अल्लाह ताला उनकी जन्नत में दर्जात बुलंद फरमाए, उनकी फैमिली को सब्र व जमील अता फरमाए। हमारे साथ आसिफ साहब भी मौजूद है। आसिफ साहब क्या कहना चाहेंगे आप? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। देखिए जी, जो दुनिया में आया उसने वापस जाना है, बेशक एक वक्त मुकर्रर है। तो जहाँ तक तारिक अजीज साहब का ताल्लुक है, बहुत बड़ी दुनिया थी, बहुत बड़ा नाम था उनका जी, और वो हमारे लिए एकेडमी की हैसियत रखते थे। और उनका जो पावरफुल शो चलता था ना, नीलाम घर जी, जो कि काफी देर तक चला, उसके बाद नाम चेंज हुआ तारिक अजीज शो। हाँ जी, उनकी वजह से, शो की वजह से लोगों ने बहुत कुछ सीखा जी। उनका इतना इल्म था, हाँ जी, तो वो इल्म की एक किताब थी, और शोबिस के हवाले से बहुत बड़ा नाम था, और वो कौमी असम्बली के लिए सिलेक्ट भी हुए थे, MNA थे वो, बिल्कुल, उनके लिए ये भी बहुत बड़ा एजाज़ था। तो उनकी जितनी भी तारीफ की जाए, मेरा ख्याल है कि मेरे पास वो अल्फाज नहीं हैं, बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने अपने जो फील्ड थी ना उसमें वो काम किए, वो अवेयरनेस लोगों को दी कि जो शायद बहुत कम लोग देते हैं। और उनका जो वोकल था ना, हाँ जी, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने उनको एक खास वोकल दिया हुआ, बिल्कुल, जब वो बोलते थे ना तो सुनने का मजा आता था। क्या बात है। तो मैं तो उस वक्त छोटा ही कहूँगा, अपने आप को इतना बड़ा नहीं था। जब नीलाम घर शो लगता था ना तो हमें इंतजार होता था कि कब शो लगेगा, और यकीन जानिए मैं अपनी बात नहीं करता, मेरा ख्याल है कोई घर ऐसा नहीं होगा जो उनका वो प्रोग्राम नीलाम घर ना देखता हो। बिल्कुल ऐसा, और वो ऐसा शो था कि लोग उसका इंतजार करते थे, और उन शो के इंतजार नहीं करते थे जी, बल्कि वो तारिक अजीज साहब को सुनना चाहते थे, उनकी आवाज सुनना चाहते थे जी। तो मैं उनके जाने के बाद उनको अप्रिशिएट करूंगा, बहुत ही बड़ा नाम था। और देखिए जी, बात फिर वही है कि अल्लाह का माल है, अल्लाह के पास जाना है, सब ने जाना है, तो उनके लिए अब दुआ है कि अल्लाह ताला उनका आखिरत का सफर आसान करे, आमीन, उनके लिए आगे आसानियां पैदा करे, और ऐसे लोग जो लोगों को खुश करते हैं ना, मेरा ईमान है कि अल्लाह ताला उनको बख्शिश देगा। क्या बात, जो लोगों में खुशियां बांटते हैं। और बिल्कुल जी, प्लीज। मैं ये समझता हूँ कि तारिक अजीज साहब, मुझे ही नहीं लगता कि जो भी उनको सुनता होगा वो उनको उस्ताद नहीं मानता होगा, मैं तो उनको अपना उस्ताद मानता हूँ। बिल्कुल ऐसे है, बहुत ही कुछ सीखा उनसे, बहुत कुछ सीखा उनसे, कि बहुत ज्यादा नॉलेज उनसे सीखा। ऐसे आप ये कहें कि जो सियासत का शौक था मुझे उनकी सुनने के बाद जो है मेरे अंदर पैदा हुआ था। क्या बात है, उनका तलफ्फुज़, उनके बोलने का स्टाइल और अंदाज, फिर उनके सवाल, लोग वेट किया करते थे कि किस वक्त ये शो लगेगा और किस वक्त लोग बैठेंगे। उनके लाइव प्रोग्राम में बैठे, तो एक दिन मैं उनके लाइव प्रोग्राम में था, तो उन्होंने सवाल किया था जिसके जवाब में था रगवीद, किताब का नाम था जी। अब वो सवाल तो मेरे माइंड में नहीं है,
لیکن ان کا اخلاق, بولنے کا طریقہ, میں تو ان کو استاد مانتا ہوں, اور مجھے نہیں لگتا کہ جن لوگوں نے ان کو دیکھا ہے یا ان کو سنا وہ ان کو استاد نہیں مانتے ہوں گے. دیکھیں جی, آپ بھی ان کو استاد نہیں مانتے, بلکہ جو بھی جن کا تعلق اس فیلڈ سے تھا نا, وہ سب کے استاد تھے, اور وہ حق رکھتے تھے اس بات کا کہ انہیں استاد کہا جائے. انسانیت کے استاد, انسانیت کے استاد. بالکل. اکرم صاحب سے بھی بات کریں گے. اکرم صاحب, بہت سے لوگ ابھی جیسے سر بھی ذکر کر رہے تھے کہ بہت سے لوگوں کو ہم نے سنا ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ماسک لیں یا گھر کا کھانا پورا کریں, تو آپ لوگ تو ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں, تو کیا ابھی بھی اس وقت آپ لوگ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں, ماسک سینیٹائزر لوگوں کو دے رہے ہیں, یا اب کچھ عرصے کے لیے بند کیا ہوا ہے یا نہیں؟ جی بالکل, یہ شروع سے یہ جاری ہے, ابھی بھی جاری ہے کہ ہماری وین جو ہے جہاں بھی جاتی ہے اگر کسی کو کسی قسم, اب ضروری نہیں کہ بولے, اگر کسی کے پاس کوئی ناکہ ہوتا ہے یا جہاں گیدرنگ زیادہ ہوتی ہے, لوگ زیادہ اکٹھے ہوتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ماسک نہیں ہے, ادھر گاڑی کھڑی کر کے ان کو ماسک تقسیم کرتے ہیں, اور مطلب اگر سینیٹائزر وغیرہ کی بھی ضرورت پڑے تو وہ ادھر یوز کرتے ہیں. تو اس طرح مطلب یعنی کہ ختم نہیں ہوں گے انشاءاللہ, یہ مستقل جو ہے ٹھیک ہو گیا. تو جو لوگ چاہیں وہ ابھی بھی آپ سے لے سکتے ہیں. جناب, ہم نے دیکھا ہے کہ راشن ڈسٹریبیوشن میں بھی کافی ایک اہم کردار رہا آپ کو. کتنی فیملیز کو دیا راشن آپ نے؟ جی تقریباً بہت زیادہ ہے, یہ تقریباً 300-400 کے قریب ہو گئی ہوگی ماشاءاللہ فیملیز. جی فیملیز جو ہے تو آتے تھے, مطلب یعنی کہ ایک توڑا ہوتا تھا, 20 کلو کا آٹا ہوتا تھا, پھر ساتھ میں چینی وغیرہ, کوئی مطلب یعنی کہ آئل وغیرہ ہوتا جو ضرورت کی چیزیں ہوتی تھی. جی بالکل ضرورت ہوتی تھی, وہ کال بھی کرتے تھے اور خود بھی آ جاتے تھے, کسی سے پتہ چل جاتا تھا. لیکن انشاءاللہ ابھی تک یہی ہے, اور آنے والے وقتوں میں بھی یہی ہے کہ اگر کوئی آ جائے تو خالی نہیں جائے گا, چاہے مطلب یعنی کہ کچھ نہ کچھ کیوں نہ ہو, خالی نہیں جائے گا. خالی نہیں جائے گا, کیا بات ہے, ایک بڑی زبردست آپ نے بات کی کہ خالی نہیں جائے گا, کیونکہ اللہ نے آپ کو دیا اور آپ اللہ کے دیے میں سے دوسروں کو ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ تو ڈبل کرنے والا ہے, اور اس میں ہمارا ایمان ہونا چاہیے, ہمارا بلیف بھی ہونا چاہیے. سر, راشن کے علاوہ میں پوچھنا چاہوں گی, کیونکہ راشن تو 1 ماہ کا ہوتا ہے نا, وہ ختم ہو گیا, اب ہم 2-3 ماہ سے اس سچویشن میں ہیں, تو کیا دوبارہ بھی جو فیملی ایک بار لے کے گئی ہے 1 ماہ کے لیے, اس کے بعد دوبارہ بھی آپ نے ان کو ڈسٹریبیوٹ کیا ہے؟ جی بالکل آتے ہیں, کئی ہیں کہ 2 بار آ رہے ہیں, 3 بار آ رہے ہیں, وہ کالیں کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم ادھر کال کریں گے تو کچھ نہ کچھ ہو جائے گا, تو بالکل آ رہے ہیں وہ. ٹھیک ہو گیا. فیصل سے بھی بات کریں. فیصل, ایک بڑا زبردست آپ نے گانا ہمیں سنایا تھا, اوپر سے پرفارمنس بڑی زبردست تھی آپ کی. میں پوچھنا چاہوں گی, آپ نے اپنے دادا کو جیسے آپ نے ذکر کیا کہ فیملی میں ان کو دیکھ کے گانا گانا شروع کیا, یا آپ نے سوچا تھا ہاں کہ مجھے سنگر ہی بننا ہے؟ سب تو پہلے تو میں جب اسکول پڑھتا تھا تو ماسٹر جو ہے نا وہ بولتے تھے کہ بیٹا آپ نعت سناؤ مجھے. اچھا. انہوں نے آواز, ایک دن مسجد میں نے نعت پڑھی تو میرے والد صاحب جو ہیں وہ سن رہے تھے, تو انہوں نے دیکھا مجھے تو سنا, تو وہ بولنے کہ ٹھیک ہے اب بیٹا میرا جو ہے نا یہ کام سنبھال لے گا ہمارا. ٹھیک ہو گیا. تو اس لیے میں. تو آپ کے کوئی اور بھائی وغیرہ گا رہے ہیں یا یہ صرف آپ اکیلے ہی؟ اچھا, اکیلے گا رہے ہیں. تو کسی سے سیکھا؟ استاد ہیں آپ کے؟ ہاں جی, میرا استاد ہے. کون ہے آپ کے استاد؟ وہ میرے چاچو جان ہیں, محمد شریف ٹیڈی کمار نتاں والے. جی. اچھا, نام بڑے کمال کے, یاد رہ جانے والے نا, بڑے مختلف دوسروں سے. یہ جو ٹیڈی برادران ہے نا, یہ بہت بڑا نام ہے. کیا بات. یہ اپنے وقت کا یہ بہت بڑا نام ہے یہ. زبردست. ہاں, جو میرے پردادا جی تھے انہوں نے نام رکھا تھا ٹیڈی. ویسے شریف نام تھا ان کا, محمد شریف. تو ٹیڈی جو چھوٹے تھے تو اس لیے گانے لگے تو ٹیڈی بولنے لگے. اچھا. تو ماشاءاللہ بہت ہی پرفارمنس اور تھیٹر وغیرہ اس دور میں بہت میلے لگتے تھے. کیا بات. کافی جو ہے نا تماشا کلچر کو پروموٹ کیا جاتا تھا, پنجابی کلچر کو. جی بالکل, تو وہی کلچر ہم لے کے آ رہے ہیں. تو اچھا, ایک جو انسٹرومنٹ ہے چمٹا بجانا جو ہے وہ ہم نے ماشاءاللہ سے 2 ایک بڑے سنگرز ہیں جن کے ہاتھ میں دیکھا, عالم لوہار صاحب ہیں, پھر عارف صاحب ان کے بیٹے ہیں. اس کے بعد اب آپ نے بھی ذکر کیا کہ آپ کی فیملی میں بھی. ہاں جی, جو مین عاشق جٹ صاحب. عاشق جٹ صاحب جی, ان کا بھی ایک بڑا نام ہے. چمٹے میں ان کا نام بیٹا ہے وہ فضل جٹ ہے, وہ جانتے ہیں مجھے. جی جی. اور یہ جو جوڑی چمٹا ہے نا, یہ جوڑی وہ میرے دادا جی تھے, بوٹا کمہار نیت کوٹیا. ٹھیک ہے. وہ میرے پردادا جی جو جب بولتے تھے نا, حالا پتر بوٹیا نیت کوٹیا کمہار دیا پترا, خیر لی عمر دے ریکارڈ نہیں وجاہ جوڑی ذرا,
अच्छा, ਇਹ ਜੋੜੀ ਚਿਮਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਨ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰਸਾ ਚ ਮਿਲਿਆ। अच्छा विरसे में मिला आपको फैमिली जोड़ी को मात्र जोड़ी को समझते हैं, जोड़ी नहीं मैं वो पूछने लगी थी वो जो दो बैसरी होती है, दो बजाते हैं इकट्ठी दो करके। बिल्कुल ठीक जी। है, वो लेकिन आपका मुझे है। भी एक ना बहुत ज्यादा यानी कि ये एक तजस्सुस है कि एक ही सांस में मुसलसल 5-5 10-10 मिनट वो जो है वो बजाते उसको प्ले जाते हैं। करना काफी जी, मुश्किल काम वो है। जोड़ी अब भी इंडिया में सिख बरादरान वो जो बजा रहे हैं वो पूजते हैं उनको। क्या बात है, क्या बात है, वो उनके साथ हुए ना जी, आपके मेरे परदादा जो उन्होंने मुंबई में दिल्ली में रिकॉर्ड किए, उस वक्त में टीवी का दौर नहीं था। तो आपने फिर उनसे परदादा से सीखा या चचा से सीखा? मैंने चाचा से भी सीखा, लोगों में हमारी विरसा में है ये अच्छा, जोड़ी चिमटा, ये मिर्जा साहबा जो दास्ताना वगैरह, हीर रांझा, ये सोनी महिवाल। मेरे परदादा जी बोलते थे कि अगर सोनी कमियारी गुजरात च पैदा ना होती तो साडा कमियारा दा आशका च नाम ही नहीं सी होना। इनकी भी कास्ट, इनकी कास्ट भी कुमार है ना, कुमार। अच्छा ठीक हो गया। हाँ जी। तो इसलिए गुजरात को कहते हैं सोनी दा सोना शहर जी, गुजरात, जी, जी, वो जी, इस जी। वजह से कहते हाँ हैं। जी, हाँ जी। ठीक हो गया जी, आज मुझे पता अच्छा चल जी, गया। मैं थोड़ा सा ना अटैच जी, करना please। चाहूँगा इनकी बात पे। अगर आप ये ना बताते ना तो फिर भी हमने ये महसूस किया था कि आपका ताल्लुक उन लोगों से ही है, क्योंकि आपकी गायकी ऐसी है, आपकी गायकी है, आपकी क्या बात गायकी बोलती है, उनके साथ टच करती है, मेहरबानी, तो बड़ी बात है जी। मेहरबानी, शुक्रिया, ये बड़ा सुभान मान है अल्लाह। है। आपका। बहुत जबरदस्त सिंगिंग, ऊपर से इतना अच्छा गाना साथ साथ परफॉर्म करना, ये बड़ा परफॉर्म मुश्किल करना काम है सबसे ना? बड़ी बात है जी। सबसे बड़ी बात है। पहले वाला और गाना जो है ना मुझे तो बहुत फिट लगा है, क्योंकि जिस तरह के हालात जा रहे हैं, सिचुएशन जा रही है ये उनके कि मुताबिक गरीब है। का साथ मत। जी, मुझे तो मैं बहुत मतलब है। मोहम्मद अकरम साहब से ये भी पूछना चाहूंगी, आपने डिस्ट्रीब्यूशन की तो बात की, जितना अल्लाह ने आपको दिया तो आप आगे भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको उसका अजर भी दे और हिम्मत भी दे ताकि आप और मजीद इस पे काम कर सके। बिजनेस की अगर बात की जाए तो बिजनेस की क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं, कितना डाउन जा रहा है, क्योंकि जापान में भी आपका है, वहाँ की क्या सूरत हाल है और यहाँ पाकिस्तान की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, ये कोरोना की वजह से जो हम वापस जापान नहीं जा सके, तो सिर्फ हमारा नहीं है कि उधर जापान में भी यानी कि बहुत सैकड़ों के हिसाब से पाकिस्तानी बिजनेस जो है गाड़ियों का कर रहे हैं, तो करोड़ों के हिसाब से जो है ना वो लॉस जा रहे हैं। तो हमारा जो है तकरीबन 4-5 करोड़ के करीब ये 3-4 माह तक जो है ना 3-4 माह में लॉस हो गया है। लॉस हुआ है, इसका मतलब है कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी जो बिजनेस कर रहे थे उनको लॉस हुआ है। तो अब मोहम्मद अकरम साहब क्या देख रहे हैं आप, कितना वक्त लगेगा दोबारा से कम बैक करने के लिए? जब लॉस होता है तो फिर आप उसको कंप्लीट करने के चक्रों में भी होते हैं ना कि अब लॉस हो गया है, कैसे बराबर पे लेके आएंगे सारी चीजें? हाँ, तकरीबन अगर ये बिल्कुल अल्लाह पाक के फजल करम से बिल्कुल खत्म हो जाए तो तकरीबन 2 साल तो लगेंगे। 2 साल लगेंगे। 2 साल अच्छा, मुझे आपके बारे में लास्ट इंटरव्यू में जब मैंने इंटरव्यू किया था उसमें पता चला था आपको घुड़सवारी का बड़ा शौक है, आपने घोड़े शोड़े भी रखे हुए हैं, डिफरेंट चैनल्स पे भी वो दिखा रहे थे आपके कुछ पैकेज। तो अच्छा, वो आपको घुड़सवारी का शौक है, आप तो ज्यादा जापान में रहते हैं, तो फिर किस तरह से ये अपना शौक पूरा करते हैं यहाँ पे जो आपके घोड़े हैं या जिस तरह से आपने वो जानवर रखे हुए हैं? जी बिल्कुल, अपना वो पहले भी हमने बोला था कि अभी जो है ना तकरीबन 3 माह बाद जो है इधर पाकिस्तान में आ जाते हैं, 1 माह 1.5 माह जो है इधर पाकिस्तान में रहते हैं और साथ में मुसलसल जो है ये घोड़ा सवारी और नेज़ाबाजी जो है करते रहते हैं। और मेरे जाने के बाद जो है पीछे भाई हैं, अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, तो वही सारा कुछ जो है संभालते हैं। अच्छा, ठीक हो गया। वो ये एक बड़ा एक अच्छा एक आप देखते हैं नेज़ाबाजी का एक इवेंट भी होता है, एक पूरा फेस्टिवल होता है, तो वो भी इस बार नहीं हो सका? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सका। यानी हमारे जो है ना अभी तकरीबन 4 फेस्टिवल जो है ये कैंसिल हुए हैं कोरोना वायरस की वजह से। तो हमारा एक इवेंट जो है तकरीबन घोड़े जो है ना इकट्ठे जब होते हैं तो पूरे पाकिस्तान से आते हैं, 800 से 1000 घोड़ा जो है ना इकट्ठा हो जाता है, लेकिन नहीं हो सका। वो नहीं हो सका क्योंकि लोगों का हजूम हो जाना था, मसाइल ज्यादा हो जाने थे। चले इंशाल्लाह जब ये खत्म हो जाएगा फिर दोबारा से ये इवेंट भी हो जाएंगे, उसी तरह से मेले दोबारा वो रौनकें बहाल हो जाएंगी इंशाल्लाह। अब हम जी हाफिज साहब से भी बात करेंगे। हाफिज साहब, आपको कोई शौक है घुड़सवारी का? नहीं, मुझे सियासत का शौक है, बस सियासत का शौक है। ठीक हो गया। तो आप एक टीचर भी हैं माशाल्लाह से, एक स्कूल के साथ मुंसलिक भी हैं जी। क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप स्टडी की, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस तो कर ली, क्या हम इतना फायदा उठा पाएंगे ऑनलाइन क्लासेस का? ऑनलाइन क्लासेस में ना मुश्किलात आ रही हैं, काफी मुश्किलात हैं। ठीक है, उसमें देखें कि स्कूल ओपन नहीं है जी, ठीक है, हर टीचर के पास अपना लैपटॉप नहीं है,
ٹھیک ہو گیا, گھر میں بیٹھ کے وہ کروا نہیں سکتا, اسکول اوپن نہیں ہے. اسکول چلے اوپن ہوں, بچوں کے حق میں تو میں بھی نہیں ہوں, بچوں کو اسکول نہیں بھیجنا چاہیے. میرے بچے اگر ہوتے, ابھی تو نہیں ہے, شادی نہیں ہوئی. اچھا یہ ویسے نا بتانا بھی چاہ رہے تھے کہ میری شادی نہیں ہوئی. چلے آپ یہی سمجھ لیں, لیکن یہ ہے کہ اگر میرے بچے ہوتے تو میں ان کو اسکول نہ بھیجتا. بہن بھائیوں کو میں نہیں بھیجوں گا جی, چھوٹے بہن بھائی ہیں, ٹھیک ہے, وہ بھی بچے ہی ہیں, لیکن ان کو میں اسکول نہیں بھیجوں گا. لیکن یہ کہ اسکول اوپن اس صورت میں ہونے چاہیے کہ صرف اسٹاف جو ہے وہ اسکول جائے, وہاں پر یہ کہ کمپیوٹر لیب ہوتی ہے, وہ آن لائن سسٹم جو ہے نا وہ مینیج جو ہے نا کسی طرح سے بہتر طریقے سے ہو سکتا ہے. گھر میں بیٹھ کے ایک ٹیچر نہیں کر سکتا. آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن بہت سے اچھے اسکولس جو ہیں انہوں نے اپنے جو ٹیچرس کو وہ لیپ ٹاپ یا کوئی بھی گیجٹ جس کے تھرو آپ آن لائن کلاسز دے سکتے ہیں, لیکن ہر اسکول میں یہ پاسبل, ہر اسکول میں پاسبل نہیں ہو سکتا. ہر ٹیچر بھی افورڈ نہیں کر سکتا نا. اب دیکھیں ایک اسکول کی بلڈنگ کا رینٹ ہے 1,35,000 روپیہ, ان کو فیسز جو آ رہی ہیں ابھی وہ آ رہی ہیں 35,000, 30,000, 25,000, 15,000. جی, اب وہ کیسے پے کرے گا؟ بلڈنگ کا جو مالک ہے اس نے بھی پریشر ڈالنا ہے کہ مجھے رینٹ دو, ٹیچرز نے سیلری بھی مانگنی ہے, ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد اسکول کا گارڈ ہے, آیا ہے, بہت سے لوگ منسلک ہے, 15 لاکھ سے زیادہ استاد ہیں ان کے, پھر ہزاروں میں یہ گارڈ اور آیا اور یہ. لیکن بچوں کی فیس جو فی ہے وہ تو لی جا رہی ہے نا, لیکن پیرنٹس نہیں دے رہے. پیرنٹس نہیں دے رہے. اچھا, کیونکہ پیرنٹس کی اگر نو اسکول نو فی نو, لیکن جن لوگوں کو آن لائن کلاسز دی جا رہی ہے اس میں مسئلہ ذرا یہ آ رہا ہے کہ اگر اسکولس ان کے لیے اوپن کرے جائیں گے, کر پا رہے نا, سب اسکول آن لائن نہیں دے پا رہے. اچھا, جو کر پا رہے ہیں نا ان کے لیے بھی اچھا سسٹم نہیں ہو رہا, کیونکہ بہت سے پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں جنہیں نہیں پتا زوم میں جا کے آپ نے کس طرح سے گروپ کو جوائن کرنا ہے, اور بہت کم کچھ تعداد میں اسکولز ہیں جن کا یہ آن لائن سسٹم اچھا چل رہا ہے. جو ہے نا وہ چھوٹے بچے ہیں, ان کو ویسے بھی آن لائن ایک تو کافی مشکل ہے, ایزی نہیں ہے. اور میرا خیال ہے اس کی وجہ سے نا بچے میں وہ جو ایک لیزی پن ہے وہ زیادہ ہو جائے گا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میرے ایک دوست ہیں تو ان کا بیٹا ہے 4 کلاس میں. ہاں جی. اب وہ کہتے ہیں کہ یار وہ سارا دن جو ہے نا وہ بیٹھ کے موبائل اس نے رکھا ہے سامنے ٹیب, اور تو ہر وقت کہتا ہوگا کہ میں آن لائن کلاسز لے رہا ہوں. کیا ہوا, میں جی پڑھائی کر رہا ہوں. کہتا مجھے بھی یہی تھا کہ یہ نا پڑھائی کرتا رہتا ہے. کہتا ایک دن ایسے میں نے موبائل پکڑا, اس میں میں نے چیک کیا ہسٹری کھول کے جو کرتا ہے, کہتا ہے وہ دن میں سارا دن وہ کہتے ہیں وہ ڈاؤن لوڈنگ پہ لگا دیتا ہے, رات کو بیٹھ کے وہ موویز دیکھتا ہے. ٹھیک ہو گیا, اس کا مطلب ہے کہ بچے بھی چیٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں. ٹھیک ہو گیا کہ ساتھ ساتھ پیرنٹس کو بھی نہیں اتنا زیادہ چلانا آتا نا فون کو وغیرہ کو, بچوں کو بھی. لیکن حافظ صاحب ٹیکنالوجی اتنی زیادہ ہے, بہت سے کورسز آپ کے جو آپ یہاں بیٹھے ہیں, بہت سی کنٹریز کی جو یونیورسٹیز ہیں وہاں سے آپ بائی کرتے ہیں اپنا کورس, اس کو گھر بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ جب آپ ایک کلاس میں بیٹھتے ہیں, ایک ٹیچر آپ کے سامنے آپ کو لائیو پڑھا رہا ہوتا ہے, اور آپ کو جو کویشچنز آپ کے مائنڈ میں آ رہے ہوتے ہیں یا جو آپ کی انٹریکشن ہوتی ہے آپ کے ٹیچر کے ساتھ, تو وہ والا نہیں بن سکتا نا آن لائن. اور بچوں کے لیے آپ اس طرح سے ان کی گرومنگ نہیں کر سکتے, ان کی تربیت اس طرح سے نہیں کر سکتے. لیکن ویسے بھی میں نے آپ کو بتایا نا آن لائن سب اسکول نہیں کروا پا رہے, ان کے لیے مشکل ہے. ٹیچرز کے پاس ہے نہیں, اسکول بند ہے, ٹیچر اسکول بھی نہیں جا سکتے. لیکن اب یہ ہے کہ گورنمنٹ ایس او پیز بنا رہی ہے, ایس او پیز اس کے لیے بنا رہی ہے کہ ہم اسکول کو اوپن کریں, کن ایس او پیز کے تحت جو ہے نا ان کو ہم اوپن کریں. لیکن اس میں پھر حافظ صاحب وہی بات آ جائے گی, ٹیچر کی ذمہ داری بہت زیادہ ہو جائے گی, پیرنٹس کی ذمہ داری بہت زیادہ ہو جائے گی, اسکول اسٹاف کی, آپ کی آیا کی, آپ کی گارڈ کی, کیونکہ ایک بچہ جب اندر جائے گا بہت سے لوگ ہیں نا, تو پھر ان سے بچنا. اس کے لیے ایس او پیز بنائیں گے نا, شفٹ کے مطابق بھی اسکول اوپن کر سکتے ہیں. ایس او پیز تو بہت بنائی ہے نا, عمل کرنے کی بات ہے, عمل بھی کروائیں گے. پھر ظاہر سی بات ہے اس میں جب گورنمنٹ ایس او پیز بنائے گی, عمل پریکٹیکل کیا ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ٹیچرز کو صرف اسکول میں بلائیں, بچوں کو نہ بلائیں, تاکہ وہ اسکول کے اندر بیٹھ کے تو اپنا جو ہے وہ آن لائن سسٹم اچھے طریقے سے مینج. اسکول اگر اوپن ہو, ٹیچر اگر اسکول جائیں تو بڑے اچھے طریقے سے مینج ہو سکتا ہے. گھر اب دیکھیں نا, آپ کو کہہ دیا جی آپ نے گھر بیٹھ کے پروگرام کرنا ہے, آن لائن ہی ہے نا, گھر میں بیٹھ کے. مجھے اچھا لگے گا اگر مجھے کہتے ہیں کہ آپ کو تو اچھا لگے گا, لیکن مشکل ہے یہاں کے نسبت. یہاں پر دیکھیں آپ کو ہر سب پوری ٹیم اس میں ہوتی ہے, لیکن اس میں گھر میں جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا. کوئی نور کی بہت اچھی بات ہے کہ ہم لوگ خاص خیال رکھتے ہیں, ایس او پیز کو عمل کرتے ہیں. ہمارے گیسٹ میں ڈسٹینس ہوتا ہے, میرا میرے گیسٹ جو درمیان میں بیٹھے اس میں ڈسٹینس ہے. جب گیٹ سے انٹر ہوتے ہیں تو سینیٹائز کیا جاتا ہے, پورا انفیکٹ کیا جاتا ہے. میں بھی جب آیا ہوں تو مجھے پورا انہوں نے پہلے سے وہ اسپرے کیا ہے, سینیٹائز کیا ہے سارا, پھر اوپر آنے. ہاں جی بالکل, کیونکہ ہم خاص خیال رکھتے ہیں. اگر ہم شو کر رہے ہیں یا اویئرنیس آپ تک پہنچا رہے ہیں تو وہ آپ کے لیے ہے. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ کو کوئی کام نہیں ہے تو آپ بور ہو رہے ہیں, تو بور ہونے کے لیے آپ انجوائے کرنے کے لیے باہر مت جائیے, کیونکہ خدا نہ خاصہ جب بھی یہ جمپس لگے گا آپ کی فیملی, میں بار بار یہ ذکر کرتی ہوں, وہ بھی متاثر ہو سکتی ہے. آصف صاحب, آپ نے کورونا سے ریلیٹڈ ایک پہلے نظم لکھی تھی لاسٹ شو میں, اب آپ نے اس کے لیے دعا بھی لکھی ہے, تو میں چاہوں گی وہ آپ ہمیں ضرور سنائیے. اچھا جی, وہ میں سنانے سے پہلے ان کی تھوڑی سی بات کو آگے لے کے چلوں گا. جی پلیز. افسوس اس بات کا ہے کہ جو
बड़े हैं उनको अवेयरनेस नहीं है, वो SOPs पे अमल नहीं कर रहे। हाँ जी, मुश्किल हालात हैं। तो अपनी अपनी राय है हर बंदे की। मेरी राय के मुताबिक अभी स्कूल नहीं खुलने चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। उसकी वजह क्या है? आज के बच्चे कल का सरमाया। बेशक हमें अपने से ज्यादा अपने बच्चों की हिफाजत करनी है। हाँ जी, बिल्कुल। आप किस किस बच्चे को समझाएंगे, किस किस बच्चे के आगे पीछे होंगे? ऐसा थोड़ा सा ना हमें डिले करना होगा। कोरोना जाएगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ये मेहमान है, बिल्कुल ऐसे ये मेजबान नहीं, मेहमान है, इसमें जाना है। उसके लिए मैं जो आपको सुनाना चाह रहा हूँ ना, प्लीज प्लीज, इसमें आप जरा गौर कीजिएगा, इसमें सब कुछ ही है। हाँ जी, किसी की जात पे अटैक नहीं है जी। मैं हर किसी की बात इसमें थोड़ी सा सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट है मेरा, सिर्फ छोटा सा पॉइंट है स्कूलों के वाले से। मैंने जो टीचर्स की बात की ना कि टीचर्स को स्कूलों में आने दें, हाँ। ठीक है, ऑनलाइन जब वो पढ़ाएंगे ना, उस्ताद से अच्छा बच्चों को कोई गाइड नहीं कर सकता। ट्रू। वो भी बच्चों को SOPs बताएगा कि आपने कोरोना का इस तरह करना है, माँ बाप का ऐसे ख्याल रखना है, अपने हमसायों का गैर जरूरी बाहर नहीं निकलना। ऑनलाइन क्लास हो रही होगी अच्छे तरीके से तो बच्चे भी घर से बाहर ही आगे भी अब काफी चीजों का फायदा बिल्कुल। होगा। हाफिज साहब आपकी बात ये बिल्कुल छोटा दुरुस्त सा है कि जी। टीचर भी अवेयरनेस दे सकता है। हाँ और जी। मेरा सवाल आज भी यही है कि अब अवेयरनेस का टाइम चला गया है, अब हमने ये बताना, अमल करवाना है। अब अपने उनको ये नहीं कहना कि मास्क पहनना अच्छी बात है, उनको देना है कि भाई ये मास्क पहनेंगे तो आप बाहर जा अच्छा सकते जी, हैं। इससे पहले एक बड़ा अच्छा पॉइंट है मैं जी। ये शुरू करूं, हाफिज साहब वाली बात है जी। कि आप कह रहे हैं कि टीचर के पास सिस्टम नहीं है। आप टीचर की बात कर रहे हैं, वो ऐसे घरों को देखें जहां सिस्टम नहीं है, वो कैसे ऑनलाइन तालीम दिलाएंगे अपने बच्चों को? हर बंदे के पास वो सिस्टम नहीं है घरों में। ऐसे ही हर बंदे तो के इसके पास लिए मैं यही कहूंगा कि ऑनलाइन वाला, अब देखें ना, मेरी पोती पढ़ती है LGS में, आपने बोला फीसें नहीं दे रहे हैं, बराबर फीसें जा रही हैं, ऑनलाइन तालीम भी जारी है। देखें, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, हर कोई अफोर्ड, हमने ये देखना है कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनकी रेशो कितनी है, उनकी रेशो कितनी, टू मच है। तो खुदा करे स्कूल खुलें, वक्त आएगा इंशाल्लाह। सुनिए जरा, इजाजत हो तो जी प्लीज प्लीज। जिधर देखूं तू ही तू है, जिधर देखूं तू ही तू है, हर चीज है ताबे तेरी, कर दे माफ तू है खुदाया, बस यही दुआ है मेरी। परेशान है उम्मत तेरे नबी की, परेशान है उम्मत तेरे नबी की, बस चाहिए अब तेरा ही सहारा। माना हम भटक गए थे, कर दे माफ खताएं, पाक नबी सोने के सदके रख ले मान हमारा। अमल हमारे कुछ भी नहीं है, शान तेरी है अल्लाह। कर दे साफ हमारे दिलों को, उतार दे तू लालच का जाला। झूठ के कोई पैर नहीं है, सच का बोल है बाला। अदल नाम की चीज न कोई, हर सू चोर लुटेरे। तेरा गुस्सा हक बेजानिब अब आया है कोरोना। बस्ती मस्ती बस्ती बस्ती, नगरी नगरी जिसका है बछोना। खत्म हो गए हैं अब हासे वासे, हर सू अब है रोना। हर कोई बैठा सोच रहा है आगे क्या है होना। मास्क पहनो, फासला रख लो, बार बार अपने हाथों को धोना। कर लोगे अगर ऐसा सब कुछ, फिर भाग जाएगा कोरोना। घर वाला ये बनना बैठे, बना लो इसको परोना। भूल गए हैं खाना पीना, क्या जागना अब क्या है सोना। दुआ है हमारी तेरे आगे, कर दे अब तू खत्म कोरोना।
بے بس ہیں بندے تیرے تو ہی ہے سب کا والی خوف کے سائے میں جی رہے ہیں اڑ گئی چیروں کی لالی ہر کوئی لگائے بیٹھا امید ہے اب اپنی رحمت سے بھرے گا تو جولی خالی ایک دن اس کو جانا ہوگا انسانیت کو تو نے بچانا ہوگا حکم تیرے کے تابع سارے حکم تیرے کے تابع سارے چاند سورج اور یہ کرونا شان تیری ہے غور کیجئے گا جی شان تیری ہے ایسی تو روکے تو کیسے چلے گا کرونا جدھر دیکھوں تو ہی تو ہے ہر چیز ہے تیری تابع تیری جدھر دیکھوں تو ہی تو ہے ہر چیز ہے تابع تیری کر دے معاف تو ہے خدایا کر دے معاف تو ہے خدایا بس یہی دعا ہے میری بس یہی دعا ہے میری بس یہی دعا ہے میری کیا بات ہے بہت ہی زبردست آپ نے لکھا اور اس کو بہت اچھے انداز میں پڑھا اور اس میں بہت سے میسج تھے دعا تھی ایک اویئرنیس بھی تھی اور کافی چیزوں کو آپ نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو لکھا ہے کیا بات ہے کیا کہنے یقین جانیے کہ کتنا دکھ ہے جب ہم اب سے اپنے سے نیچوں کو دیکھتے ہیں نا بڑی تکلیف ہوتی ہے تو مزہ تب آتا ہے جب آپ اپنے سے نیچے دھیان ماریں نیچے دھیان جب آپ دیکھیں گے نا تو آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ان کے لیے دعا کرنی چاہیے دیکھیں جی میری دعا پتہ کیا ہوتی ہے مجھے کو پوچھے کہ آپ کی خواہش کیا ہے جی میری خواہش یہ ہوتی ہے میں جب دعا کرتا ہوں نا تو میں کہتا ہوں یا اللہ جتنے مسلمان فوت ہو چکے ہیں دنیا سے جا چکے ہیں ان کو بخش دے اور جتنے زندہ ہیں سب کو موت دینے سے پہلے صغیرہ کبیرہ گناہ دنیا میں معاف کر دے ہم اللہ کے پیارے محبوب نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں انشاءاللہ تعالی اللہ کی مہربانی سے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے نا اللہ تعالیٰ ان کے لیے بڑی آسانیاں پیدا کرے گا تو کرونا جو سا ہے نا اس کے لیے آپ نے بات کی تھی ٹائیگر فورس کی جی دیکھیں اصل میں ہر کوئی اپنے طور پہ کوشش کر رہا ہے بالکل اس میں میرے حساب سے ہر بندے کو اپنے آپ کو مجاہد بنانا ہے بالکل فوجی بنانا ہے ایسے اگلی صفوں میں کھڑے ہو کے لڑنا ہے کرونے کے ساتھ نہیں ہر محاذ پہ ایسے بالکل اس وقت جو وشیت تباہ ہوئی نا پوری دنیا کی جی اس کا ہمیں بہت دھچکا لگا چاہے وہ ترقی یافتہ ملک ہیں چاہے وہ ترقی پذیر ملک ہیں جی دونوں اس وقت ڈسٹرب ہیں کوئی یہ کہنا تو وہ صحیح ہیں ہم ہیں ایک جیسا لیول ہے اور بہتر یہ ہے کہ ہم ڈر جائیں یہ نہیں کہ خوف کو اپنے اوپر طاری کریں جی خوف کو طاری نہیں کرنا بلکہ اللہ سے دعا کرنی ہے کہ میرے مولا یہ جو کیا کہیں گے ہم اسے جو اللہ کی طرف سے یہ اترا ہے کورونا ہماری خطاؤں کی وجہ سے ہمارے برے عملوں کی وجہ سے دیکھیں بات پتہ کیا ہے آج آپ تھوڑی سی بات یہ سوچیں کہ کورونا کیوں آیا تھا کورونا ہمارے ایمال سے ہی نہیں ہے تولنے والا کم تول رہا ہے کسی پہ الزام نہیں لگاؤں گا بڑے بڑے اچھے لوگ بھی ہیں ہم ہر بات میں جھوٹ بول ہر طریقے سے ہم دھوکہ فریب کر رہے ہیں ہر چیز میں ہم دو نمبری کر رہے ہیں آج بھی ملاوٹ شدہ چیزیں آپ کو مل رہی ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹیمیں چھاپے مار رہی ہیں لوگ اپنا کام کر سینیٹائزر جب ضرورت پڑی جیلی بننا شروع ہو گیا وہ خدا را خوف کرو یار دیکھو کہ یہ آفت کیوں ہے یہ اللہ کی طرف سے کورونا کیوں اترا ہے اگر ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے تو اس کے لیے بڑا سیدھا سا فارمولا ہے کہ اللہ کے بندے بن جاؤ اللہ کو یاد کرو ہر وہ کام کرو جو اللہ کی ذات پسند کرے اس کا پیارا محبوب نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند کریں جب آپ ایسے کام کریں گے جب راضی ہو جائے گا سونا رب تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ جب ہم اپنے رب کو راضی کر لیں گے تو یہ کورونا کیا چیز ہے پتہ بھی نہیں چلے گا یہ مہمان کدھر سے آیا ہے کدھر گیا ہے بالکل اس کے لیے بات صرف یہی ہے جی کہ میں اپنے قبلہ کو درست کرنا ہوگا جو اندر ہے نا اس سے مطہر کر لیں اس سے مطہر کر لیں اندر کو جب اندر مطہر ہو جائے گا اللہ کی ذات کو ہماری یہ جو کچھ ہم کریں گے پسند آ جائے گا ہمارا عمل
तो अल्लाह के फजल करम से आसानियां पैदा हो जाएंगी। बिल्कुल आसिफ साहब, आपने बड़ी ज़बरदस्त एक तो हमें नज़म सुनाई और उसमें बहुत से मैसेज थे जो हमने सुने और बड़े अच्छे अंदाज से कन्वे भी हुए, अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा थी। अल्लाह के हजूर दुआ भी थी कि अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए और ये जो सिचुएशन है उसमें से हमें निकाले। मोहम्मद अकरम हमारे साथ मौजूद है। मोहम्मद अकरम, जैसे आप जिक्र कर रहे थे हैंड सैनिटाइज़र, मास्क वगैरह का डिस्ट्रीब्यूशन, राशन की भी, उसके अलावा काफ़ी अरसे से आप कुछ फैमिलीज़ हैं, कुछ बच्चे हैं जिनके स्कूल के अखराजात आप उठाते हैं। बेशक आपने उनको अपने बच्चों की तरह रखा हुआ है, तो जनाब कुछ बच्चे हैं जो तालीम हासिल कर चुके, कोई काम कर रहे हैं, या कोई ऐसे बच्चे हैं जिनको हुनर सिखाया जा रहा है ताकि वो अपने घर का जो चूल्हा है वो चला सके? जी बिल्कुल, अभी कुछ ऐसे बच्चे हैं कि जो तकरीबन FA BA वगैरह कर चुके हैं, यानी कि ये आज की बात नहीं है, ये तकरीबन आज से 10 साल पहले पीछे चले जाएं तो उस वक़्त से हमने शुरू किया हुआ था और है भी। तो तकरीबन 12-13 फैमिलीज हैं ऐसी कि जो साथ लेके चल रहे हैं और इंशाल्लाह जब वक्त आएगा तो उनको हुनर भी सिखाएंगे। अगर बाहर का मौका मिला या किसी दूसरे मुल्क जहाँ भी वो सेट हो सके इंशाल्लाह हम उनको करेंगे। इंशाल्लाह। मोहम्मद अकरम, मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि माशाल्लाह से इतना अरसा आप बाहर रहे, फिर वापस आए, बहुत से बिजनेस भी चल रहे हैं, साथ साथ सोशल वर्क भी चल रहा है, दूसरों को हेल्प भी करें, नाम बनाने में, पैसा अर्न करने में, ये सारी सिचुएशंस में अभी तो सब कुछ हो गया ना, सब कुछ मिल गया है। मुश्किलात कौन कौन सी थी जो आपने देखी? क्योंकि मैं चाहती हूँ लोगों को पता चले कि ये आसान नहीं होता कुछ पा लेना, कुछ बन जाना। जनाब आपने जहाँ से स्टार्ट लिया तो इतनी आसानी से नहीं, हम किसी को देखते तो हम कहते हैं वाह उसके पास तो बहुत कुछ है, लेकिन हमने कभी उसकी जर्नी के बारे में बात नहीं की कि इन्होंने कौन सी मुश्किलात देखी। और आज के बच्चे मुश्किलात नहीं देखना चाहते, शॉर्टकट में जल्दी जल्दी सब कुछ चाहते। बिल्कुल शॉर्टकट में। उसमें इरम जी ये है कि हम शॉर्टकट में बोलेंगे कि हम छोटे थे, बच्चे थे, 7 बहन भाई थे, हमारे बाप दुनिया से चले गए तो बहुत ज्यादा गरीब थे, मतलब यानी कि खाने के लिए लोगों के घर 3 टाइम की होती है, हमारे घर में 1 टाइम की भी नहीं होती थी। और स्कूल एक ऐसा वक्त था कि जूता खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, नंगे पाँव जो है वो, मतलब यानी कि फिर उसके बाद फिर अल्लाह ने बहुत नवाजा और इतना नवाजा कि अल्लाह ने बहुत सी फैमिलीज आपके, मेरा बिल्कुल मतलब नहीं था आपको थोड़ा वो करना, लेकिन बाकी मतलब यानी कि माजूर के साथ मैंने आपकी आंखों में जो आंसू देखे हैं जी, जब बंदा पास्ट में जाता है ना, हाँ जी, तो बंदे को हकीकत का पता चलता है। जब बंदा बहुत ही वो नीचे का लेवल होता है ना, उसमें जिंदगी गुजारता है ना, तो उम्मीद रखता है कि अल्लाह ताला अच्छे दिन दिखाए, और उम्मीद का दामन ये थामे रखना चाहिए। अब आपके सामने मिसाल है अकरम जापानी साहब, जो इन्होंने बात की, इनकी आंखें मैंने देखी नम है, लेकिन इनको अपना पास्ट याद आया, और जब अल्लाह ताला ने इनको नवाजा तो इन्होंने क्या किया, क्या कर रहे हैं, ये अल्लाह की तरफ से है। बिल्कुल अल्लाह की तरफ से, ये कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह ताला मुंतखिब करता है अपनी मर्जी से किन किन बंदों को जो अच्छा काम करेंगे, और इसी से उन्होंने वो जो अपना वक्त देखा, ये चाहते हैं कि दूसरे वो वक्त ना देखे, इसलिए उन बच्चों को अपने बच्चे बना लिया, उनकी फैमिलीज को अपनी फैमिलीज बना लिया, उनकी जिम्मेदारी ले ली, और अल्लाह ने इतना नवाजा है सिर्फ इसी क्योंकि दूसरों को भी हेल्प करे। जी बिल्कुल इरम जी, अगर कोई भूखा प्यासा मतलब हमारी आंखों के सामने नजर आ जाता है ना, तो बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि वो अपना वक्त याद आ जाता है। तो अगर हम इस तरह थे तो ये क्यों इस तरह है, हम नहीं होने देंगे। दूसरी बात यह है कि मतलब अगर हम अल्लाह पाक ने बहुत ज्यादा यानी कि हर तरफ से जो है हमें संभाल के रखा, तो जापान में गया, हम किस्मत थी, अल्लाह पाक ले गया, कोई जरिए ऐसे बने। तो अगर आज हम बिजनेस कर रहे हैं, मतलब यानी कि मुख्तलिफ मुल्कों में हमारे शोरूम्स हैं, गाड़ियां हैं, हमारे पहले बोल चुके हैं कि हमारे जाती 2 हेलीकॉप्टर, ये किसके हैं? ये अल्लाह के दिए और उन गरीबों की उनकी दुआएं हैं। बिल्कुल। तो हम नहीं चाहेंगे कि अल्लाह के दिए में से हम अपनी मजीद जेब को गर्म करें, अल्लाह के दिए में से जितना हो सके वो उनका हिस्सा वो उनके पास है। और बिल्कुल अकरम साहब, और दूसरी बात ये भी है कि जब आप अल्लाह की रज़ा के लिए दूसरों को हेल्प करते हैं, या दूसरों की अल्लाह की जो मखलूक है जिसको अशरफुल मखलूकात कहा गया है, तमाम मखलूकों से अजीम कहा गया है, जब आप उनकी हमदर्दी करते हैं या उन्हें गले लगा लेते हैं तो अल्लाह ताला तो आपके लिए और नवाज देता है, और वो कहाँ से नवाजता है वो आपको पता नहीं चलता, और इसमें कोई शक नहीं है। जी एक बात ये भी है कि अब
यहाँ से एक मैसेज मिल रहा है सबको जी। मैसेज वो ये मिल रहा है कि जब इंसान ने किसी मंजिल पर पहुंचना होता है तो उसके दरमियान में मुश्किलात होती हैं और मायूस नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, मेहनत करनी है, फोकस करना, नीयत साफ रखनी है। ये 3 चीजें अगर होंगी तो इंशाल्लाह कहाँ वक्त चेंज होता है। इनकी सैडनेस, इनकी आंखों में आंसू वो बता रहा है कि हमने जिंदगी में बड़ी मुश्किलात देखी हैं, ये सफर आसान नहीं था। ये इनका बड़ापन है। इससे पहले इन्होंने एक बात की है कि एक तो आपने बात की कि आप बच्चों को तालीम भी दिलवा रहे हैं। जी बिल्कुल। इन्होंने फिर बोला जी हम कोशिश करेंगे वो कुछ सीखें भी। उसके बाद इन्होंने बोला हो सका तो बाहर के लिए भी चांस होगा। लेकिन बात पता क्या है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी होना ना होना ये बात की बात है। लेकिन जब बंदा कोई नेक काम करने का इरादा कर लेता है, हाँ तो अल्लाह ताला उसको अजर अजीम दे देता है। बेशक जब आप किसी बुरे काम का इरादा करते हैं ना, जब तक आप करते नहीं तो आपको सजा नहीं मिलती। और अच्छी बात आसिफ साहब इनकी ये कि इतना कुछ हो जाने के बाद आज भी डाउन टू अर्थ हैं, आजिज हैं, और वही आंखों में नमी है, दूसरों को ये दर्द को फील करना। आप मेरे शो में थोड़े से सैड हुए हैं तो मैं चाहूंगी इनके गाने से आप खुश हो जाएं, क्योंकि जितनी अच्छी वो परफॉर्मेंस देंगे ना आप बिल्कुल खुश हो जाएंगे। क्या ख्याल है फैसल साहब? जी प्लीज। ये तो आपने रो पिया भैया, खुद भी आंसू आ गए भाईजान। ओहो, हमने कहा था कि आपने खुश करना है, आप तो खुद भी रोना शुरू हो गए हैं। नहीं जी बड़ा जरा इजी हो जी। हाँ जी, अल्लाह ताला हम चाहते हैं कि थोड़ा सा माहौल जरा सही हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप इजी हो जाए। क्या खूबसूरत आवाज, लिरिक्स बहुत अच्छे हैं। तो ना ये मेरे बहुत दिल के करीब है। ये आपके दिल के करीब ही नहीं, आपने जब सुनाया तो क्या दिल से मेरा आवाज से नहीं, आपने खूब एक्ट भी किया इसके साथ। आपके लहजे, आपकी आवाज। भाई दोस्त है वो, मेरी जान थी वो, जो मेरे हाथों से चला। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए और आप बिल्कुल उनके लिए दुआ कीजिए, अल्लाह बेहतर करे। आप बिल्कुल रोए नहीं, क्योंकि मेरा आज शो में मैं बिल्कुल नहीं चाह रही कोई रोए, सब खुशी खुशी वापस जाए। कोई भी लिखता है ना जी, तो लिखने का कोई मकसद होता है। मकसद बिल्कुल होता है, कोई लफ्ज मेरे हिसाब से जाया नहीं होता। ऐसी है, एक एक लफ्ज जब आप लिख के जोड़ते हैं ना तो एक मोतियों की लड़ी बनती है। बेशक ऐसे ही है। तो जो आपने सॉन्ग सुनाया है, क्या बात, हमारे पास अल्फाज नहीं है, कैसे दाद दें आपको। तो और मजे की बात आसिफ साहब ये है कि कभी डांस कर रहे हैं, कभी रो रहे हैं, मतलब हर तरह की क्वालिटी है, हर तरह से आप गा रहे हैं माशाल्लाह। आप मेरे हिसाब से सिंगर भी हैं और एक्टर भी हैं। हाँ, एक्टर बहुत अच्छे हैं। मुझे ना इनकी बात से वो एक शेर है छोटा सा, वो याद आ रहा है। जरूर, थोड़ा बहुत शायरी का शौक रोना नहीं है, लेकिन रोना नहीं है, बिल्कुल। थोड़ा बहुत ना शायरी का शौक है। वो इस तरह था कि लिखना है तो कुछ ऐसा लिख कि कलम रोने पर मजबूर हो जाए। लिखना है तो कुछ ऐसा लिख कि कलम रोने पर मजबूर हो जाए, हर लफ्ज में वो दर्द पैदा कर कि गजल बनने पर मजबूर हो जाए। अच्छा, मुझे इससे पहले समझ नहीं आई, आज इनकी बात सुन के, इनका सॉन्ग सुन के तो मुझे जो है ना इसकी समझ आई, इस शेर की आज समझ आई है। समझ आ गई है ना, आप इन्हें दाद दीजिए, क्योंकि इनकी वजह से आपको समझ आई है। बिल्कुल, इनको दाद देना बनती है, इनको दाद देना बनती है। क्या बात है। और ये शेर 6-7 साल पहले का मेरे माइंड में है, अब का नहीं है ये, मतलब मैट्रिक में था तब से मैंने सुना था कहीं, तो आज तक मेरे माइंड में जो ना वो चलता है। जबरदस्त। हाफिज साहब, आपने टीचर्स का जिक्र किया था कि उन पर भी खास ख्याल रखना उनका भी चाहिए, जो सूरत हाल है उसमें मैं आर्टिस्ट का भी जिक्र कर रही थी, क्योंकि हमारे बहुत से एक्टर एक्ट्रेसेस हैं जो साइड रोल कर रही होती हैं, स्पोर्ट रोल कर रही होती है, छोटे छोटे रोल्स कर रही होती है। इसके अलावा हमारे म्यूजिशियंस हैं और बहुत से लोग हैं जो इस वक्त काम नहीं कर पा रहे, ना उनके इवेंट्स हो रहे हैं, उनका भी खास ख्याल रखिए, क्योंकि कभी भी एक टीचर या कोई एक आर्टिस्ट या सफेद पोश किसी भी डिपार्टमेंट से, किसी भी शोबे से है, कभी भी लाइन में लग के राशन नहीं लेगा, कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा। आपने इन लोगों का खास ख्याल रखना है। हाफिज साहब टीचर का जिक्र कर रहे थे, तो क्या सूरत हाल देख रहे हैं मजीद आगे स्कूल सिस्टम को लेके? अगर SOPs बना दी जाएंगी तो क्या फॉलो कर पाएंगे हमारे टीचर्स या स्कूल मालिकान, इस पे अमल करवा सकेंगे? बिल्कुल करवा सकेंगे जी, टीचर्स भी अमल करवा सकेंगे, मालकान भी अमल करवाएंगे और काफ़ी इजी होगा इनके लिए। आसान होगा। बहुत ज़्यादा अगर बच्चे हों, अगर फुल हम कहें कि सारे बच्चे स्कूल में आ जाएं, फिर तो पॉसिबल नहीं है। कुछ छोटे छोटे बच्चे होते हैं, एक बच्चे को 10 बार भी उनको मना कर देना कि वहाँ नहीं जाना, तो वो देखें अच्छा यार वहाँ से मना किया, देखो सही है क्या वहाँ पर जो वहाँ नहीं जाना। जो बहुत प्ले ग्रुप के छोटे बच्चे उनका ऑफ हो जाए, जो थोड़ी बड़ी क्लासेस हैं उनका ऑफ हो जाए, बाकी उनके वीक में 3 क्लासेस और शिफ्ट का भी शिफ्ट वाइज हो जाए, कुछ मॉर्निंग शिफ्ट, कुछ सेकंड शिफ्ट,
کوئی SOPs اس طرح کی بن جاتی ہے نا, جیسے دیکھیں کہ ایک کلاس میں 10 سے زیادہ بچے نہیں بیٹھیں گے یا 20 سے زیادہ بچے نہیں بیٹھیں گے. اگر جیسے گورنمنٹ کے اسکول ہے, گورنمنٹ اسکول میں ابھی جو ہے نا مینج نہیں ہو سکتا, ایک کلاس میں 4 7 پھر ایسے بھی ہو سکتا ہے نا کہ ویک میں 3 کلاسز یا 2 دن ایک کلاس ہو جائے, 1 to 4 تک ہو جائے ویک میں 3 دن, اور 5 سے 8 تک 3 دن وہ ہو جائیں, تو اس طرح کافی سے بھی شفٹ وائز کافی جو ہے نا وہ اس میں فرق پڑ جائے گا. ٹھیک ہو گیا. آصف صاحب سے بھی بات کریں گے. اب آپ ٹھیک ہے نا, اب خوش ہے نا؟ ٹھیک ہو گیا. میں نے کہا سوال پھر میں کروں گی آپ سے. آپ مجھے یہ بتائیے نیکسٹ کیا پلان ہے آپ کا ان چیزوں کو لے کے, کرونا کو لے کے, ان لوگوں کو لے کے؟ کوئی پلان کر رہے ہیں کچھ اور کام کرنے کے لیے, کچھ سوچ رہے ہیں, کوئی NGO بنانے کا سوچ رہے ہیں, کوئی کام, کیونکہ یہ کام آپ کافی بکھرے ہوئے ہیں تو ان کو کوئی اکٹھا کرنے کا پلان کر رہے ہیں آپ؟ جی بالکل, یہ آپ نے میرے دل کی بات کہی ہے اور دل کا سوال ہے کہ ان قریب جو ہے نا جس طرح ہم کام کر رہے ہیں جی, تو میری یہ سوچ ہے کہ کوئی ایسی NGO بنا لیں ہاں جی, کہ جس کے ساتھ مل کے مطلب یعنی کہ پراپر جو ہے وہ کام کرتے رہیں جی, تو اس کو نہیں روکیں گے. اور یعنی کہ اگر مثال کے طور پہ لوگوں سے بھی جس طرح مطلب یعنی کہ ہوتا ہے, ہم لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے اور کرتے آ رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ. یہ زیادہ اچھا ہو جائے گا تاکہ ایک ہی وہ ایک کوئی ایسی آپ کی آرگنائزیشن بن جائے جہاں پہ لوگوں کو پتا ہو کہ اگر آپ اویلیبل ہیں یا نہیں ہے, وہاں پہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کا کام آسانی سے کر دیں گے تاکہ مشکل نہ ہو, بجائے کہ کسی کو فون کرنا, جا کے ملنا, پھر ان سے جا کے ہیلپ لینا. آصف صاحب ایسے ہی ہے نا, وہ ایک دیکھیں ان کا سوچ بڑی اچھی ہے جی, NGOs بننی چاہیے, اور جب ان کی NGOs بن جائیں گی نا جی, اب یہ اکیلے ہیں, ہاں جی, پھر ایک ٹیم ہوگی, بالکل ٹیم ورک ہو جاتا ہے, پھر ٹیم ورک ہوگا. اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ٹیم میں لوگ آتے ہیں نا وہ بھی پھر اپنی بساط کے مطابق حصہ ڈالتے ہیں. اچھا آصف صاحب, اس میں بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اگر پیور کام کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کی ٹیم کے لوگ کتنے ہیں, وہ کیسا کام کرنا چاہ رہے ہیں, اور وہ ایک پراپر ایک ٹیم جو آپ ذکر کر رہے ہیں نا اس میں بھی بڑا ایک ٹو مچ گیدرنگ نہیں ہونی چاہیے. اس میں یہ ہے ان کے ساتھ ان کے 2-3 ساتھی مزید ہوں, NGO بن گئی. اس کے بعد جب یہ اپنا کام شروع کریں گے نا تو پھر لوگوں کو پتا ہوگا. لوگ یہ تو پہلے کہتے ہیں فون کرتے ہیں, پھر ایک جگہ ہوگی, ایک دفتر ہوگا, وہاں پہ یہ ٹائم دیں گے, لوگ آئیں گے, اپنا مسئلہ بیان کریں گے, جہاں تک یہ ان کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں یہ کوشش کریں گے, اور کر بھی رہے ہیں. اور مجھے امید ہے کہ جب یہ NGOs بنا لیں گے نا تو بہت سے لوگوں کو فائدہ ہوگا, کیونکہ ان کا جو مقصد ہے نا خدمت ہے. جی, خدمت ہے. کیوں ہے کہ یہ اپنے سے نیچے دیکھ رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے وہ وقت دیکھا ہے, تو یہ چاہتے ہیں کہ میں کسی کا کام آؤں. بالکل, تو بڑا اچھا, بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا. پروگرام کا وقت کم ہے سر, میں چاہوں گی آپ کیا میسج دینا چاہیں گے پروگرام کے اینڈ پہ؟ میرا میسج تو یہی ہے جی کہ اللہ سے ڈریں, توبہ کریں جی, اور ہر وہ عمل کریں جو اللہ کو پسند آ جائے. بالکل, اگر ہم نے اس کورونا سے جان چھڑانی ہے تو اپنے رب کو راضی کرنا ہے, اپنے اندر ایمانداری پیدا کریں, اپنے دل کو مطہر کریں, دوسروں کے لیے سوچیں, کسی کا نقصان نہ سوچیں, جہاں تک ہو سکے کسی کا فائدہ سوچیں. جب آپ ایسا کریں گے اللہ کی ذات کو پسند آئے گا آپ کا کیا ہوا یہ عمل, تو اللہ کی مہربانی سے انشاءاللہ تعالی بفضل خدا کورونا سے جلد جان چھوٹ جائے گی انشاءاللہ. بہت شکریہ آصف صاحب آپ کا, آپ کے قیمتی وقت کا. آپ کی جو دعا تھی وہ بہت ہی کمال کی تھی, اور اس کے علاوہ آپ نے جو اتنا ایکسپیرینس شیئر کیا, لوگوں کو اویئرنیس دی, بہت شکریہ آپ کا, جزاک اللہ خیر. اور محمد اکرم صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل, میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ابھی جو کرونا وائرس جو ابھی اس کی وبا جو جا رہی ہے کہ یہاں باتیں بہت زیادہ ہوئی ہیں کرونا وائرس کے بارے میں. ہاں جی, تو رزلٹ یہی ہے کہ خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں, یعنی کہ احتیاط مسٹ ہے, اور ماسک جو ہے نا وہ ضرور لگائیں. اور ایک اور بات کہ اگر کسی کو ملیں تو سلام لیجئے, اگر کسی سے غلط ہو گیا تو معذرت کیجئے جی, تو اگر کسی نے کر کے دیا تو اس کا شکریہ ادا کیجئے. کیا بات ہے, بہت شکریہ جی آپ کا, آپ کے قیمتی وقت کا. حافظ محمد اکرم کیا کہنا چاہیں گے؟ میں تو صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ غیر ضروری گھر سے باہر نہ نکلیں. اب یہ جیسے کہ پروگرام میں بار بار بات ہوئی ہے کہ آگاہی کا ٹائم ختم ہے, اب یہ کہ SOPs پر عمل کریں, عمل کیا جائے, عمل کریں, خود کو بھی سیو کریں, دوسروں کو بھی سیو کریں. بالکل ٹھیک ہے, کہ گورنمنٹ کے لیے بھی مشکلات نہ بڑھائیں, اپنے لیے بھی مشکلات نہ بڑھائیں, خود کو بھی سیو کریں, دوسروں کو بھی سیو, خوشیاں بانٹیں, خوشیاں لیں, اپنے ہمسایوں کا, رشتہ داروں کا, عزیز و اقارب کا, مستحق لوگوں کا, سب کا خیال کریں.
और जन्नत में जो है वो अपना मकाम पैदा। बहुत शुक्रिया हाफिज साहब आपका। फैसल, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना, जो मेरे चाचू जान ने बोला है वो वही बात है मेरी, जो उन्होंने बोला ख्याल रखिए इर्द के लोगों का, घर से ना निकलें बस। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। प्रोग्राम के एंड पे हम फैसल से गाना भी सुनेंगे। इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, गैर ज़रूरतों पे घरों से बाहर ना जाइए। जो SOPs बताई जा रही है उन पे अमल कीजिए, क्योंकि ये SOPs में किसी का फ़ायदा नहीं है, सिर्फ आपका फ़ायदा। अगर आप उस पर अमल करेंगे तो आप महफूज रहेंगे इस वायरस से, आपकी फैमिली, आपके बच्चे, तमाम लोग इससे महफूज रहेंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज। साजना 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 दिल नहीं लगता, हाँ तेरे बिन दिल नहीं लगता। अभी जा सजना, अभी जा सजना, तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन, हाँ तेरे बिन काले हैं बादल, काली घटाएं तुझे ढूंढती हैं मेरी निगाहें। काले हैं बादल, काली घटाएं तुझे ढूंढती हैं मेरी निगाहें। अभी जा न सता, अभी जा न सता, तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन, हाँ तेरे बिन तेरे बिन। मोहब्बत ने शादी गदा कर दिए हैं, मगर हक वफा के अदा कर दिए हैं। मोहब्बत ने शादी गदा कर दिए हैं, मगर हक वफा के अदा कर दिए हैं। ओ सनम बेवफा माफ कर दे हता, तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन, हाँ तेरे बिन दिल नहीं लगता। साजना